चैप्टर 1, द फर्स्ट स्पार्क ऑफ अवेयरनेस। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए और एक धीमी लंबी सांस लीजिए। इस सांस के साथ अपने अंदर एक छोटी सी जगह पर ध्यान दीजिए। वह जगह जहां आप मैं की पहली खबर पाते हैं। अब उस जगह को ऐसे महसूस कीजिए जैसे एक धीमी धीमी किरण कमरे में घुस रही हो। पहले धुंधला सा, फिर धीरे धीरे साफ। उसी छोटी किरण की तरह हमारी चेतना भी आती है। कुछ दिखाती है, कुछ छुपाती है और कुछ अपनी रोशनी से दुनिया को नया रंग दे देती है। सबसे सरल से सवाल से शुरुआत करते हैं। आप कौन हैं? आप क्या महसूस करते हैं जब आप कहते हैं मैं हूं? क्या यह बस शरीर के कामों का नतीजा है या कुछ ऐसा है जो उस शरीर से अलग भी मौजूद है? ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम इसे अवेयरनेस कहते हैं, पर यह शब्द छोटा दिखकर भी अंदर एक विशाल दुनिया छुपा लेता है। जागना सिर्फ आंखें खोलना नहीं। जागना मतलब अपने होने की पहचान, अपने अनुभवों को नाम देना और उस नाम के साथ एक अंदरूनी दुनिया का निर्माण करना। आप सोचिए, अगर उस पहचान की रोशनी अचानक बुझ जाए तो क्या बचेगा? शरीर रहेगा, हड्डियां, मांस, पर जो आप हैं उसकी उपस्थिति गायब हो जाएगी। जैसे कोई कंप्यूटर ऑन न होकर बस पत्थर जैसा दिखे। हम अक्सर समझ लेते हैं कि परसेप्शन सिर्फ आंखों का खेल है, पर असल में आंखें तस्वीरें पकड़ती हैं और कॉन्शसनेस उन तस्वीरों को अर्थ देती है। एक लाल फूल आंखों में आता है, पर किसे सुंदर लगेगा, किसे उदास, यह तय करता है कॉन्शसनेस। इसी वजह से दो लोग एक ही दृश्य देखकर पूरी तरह अलग दुनिया देखते हैं। एक के लिए प्यार, दूसरे के लिए यादें। यह अर्थ देने की शक्ति कॉन्शसनेस की असली पहचान है। यही वह टॉर्च है जो जहां रोशनी फैलाती है वही वास्तविकता बनती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं कि चीजें दुनिया नहीं बनाती, चेतना बनाती है। अब थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से सोचते हैं। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स हैं जो सिग्नल्स भेजते और लेते हैं। ये सिग्नल्स मिलकर विचार बनाते हैं, स्मृतियां बनाते हैं, निर्णय बनाते हैं। पर एक सवाल और गहरा है, क्या वही सिग्नल्स मैं होने का एहसास पैदा कर सकते हैं? एक कंप्यूटर तेज गणनाएं कर सकता है, पर क्या वह जान सकता है कि वह कुछ कर रहा है? क्या उसे यह एहसास होगा कि वह मौजूद है? इंसान के साथ फर्क यही आता है। हम सोच सकते हैं कि हम सोच रहे हैं। इस मेटा अवेयरनेस ने चेतना को सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से अलग एक नई श्रेणी बना दिया है। कई विद्वान कहते हैं कि कॉन्शसनेस दिमाग का आउटपुट है। अनुभवों के कई क्लिनिकल उदाहरण इस सिद्धांत को समर्थन देते हैं। चोट या बीमारी से दिमाग के हिस्से प्रभावित होने पर मेमोरी, पहचान, व्यवहार बदल जाते हैं। पर दूसरी ओर दर्शन और आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं कि यह कुछ और भी हो सकता है। कुछ ऐसा जो शरीर के मरने के बाद भी कहीं बना रह सके। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और विभिन्न परंपरागत अनुभवों में लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर से अलग होकर भी खुद को देखा। यह ऐसे रहस्य है जिनको विज्ञान पूरी तरह नहीं नकार सकता और न प्रमाणित कर पाया है। इसलिए शुरुआत से ही यह गुंजाइश रखें, दो पक्षों की आवाजें सुने, पर अपने अनुभव से जांचें। इमेजिन कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं। धीरे धीरे एक छोटी किरण आती है। पहली बार बस आकार दिखता है, फिर रंग, फिर टेक्सचर और अचानक किसी चीज का नाम। वही नाम और वही अनुभव कॉन्शसनेस की देन है। जब आप अपना हाथ उठाते हैं, आंखें तस्वीर पकड़ती है, पर वही यह मेरा हाथ है कि भावना कॉन्शसनेस का काम है। यही भावना यह तय करती है कि हाथ हमारा है या सिर्फ एक वस्तु। इसलिए कॉन्शसनेस सिर्फ परसेप्शन नहीं, यह आइडेंटिटी दे देती है। यहां
एक और जरूरी बात, कॉन्शियसनेस एक जैसी नहीं रहती। उसकी परतें हैं। वह सतह जिस पर हम दिन भर जीते हैं, वह है वेकिंग अवेयरनेस। उसके नीचे जो आदतें, यादें और बिना बोले हुए नियम रहते हैं, वह है सबकॉन्शियस। और उससे भी गहरा, वह पुराना हिस्सा जहां दबे हुए दर्द, रहस्य और जन्मों पल पल की छापें रहती है, वह है अनकॉन्शियस। ऊपर से सब सरल लगता है, पर अंदर अनगिनत मंजिलें हैं। जैसे समुद्र की सतह शांत दिखती है, पर नीचे विशाल गहराइयां हैं, वैसे ही हमारा मन भी परतों में बंटा हुआ है। इसी परतों की वजह से कभी हम वही निर्णय लेते हैं जो हमारे कॉन्शियस सोच से भिन्न होते हैं। अब रोजमर्रा की जिंदगी में कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, यह समझना जरूरी है। जब आप खाना खाते हैं, सिर्फ पेट नहीं भरता। स्वाद, स्मृति, खुशी, शायद कोई पुरानी याद भी बीच में आ जाती है। जब कोई प्रिय बोलता है, दिमाग आवाज पहचान लेता है। पर वही आवाज अगर बचपन की किसी घटना से जुड़ी हो, तो कॉन्शियसनेस उस आवाज में आत्मीयता या चोट का मीनिंग डाल देती है। यही वजह है कि अनुभव पूरे होते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं, उसके साथ जुड़े इनर मीनिंग्स भी होते हैं। एक बच्चा जब आईने में खुद को पहचानता है, उसके अंदर मैं का पहला बीज लगता है। वह उसी दिन उस शरीर से अलग एक पर्सनालिटी बनना शुरू करता है। एक और गंभीर पहलू यह है कि कॉन्शियसनेस चुनती भी है। दुनिया इतनी विशाल है कि सब कुछ एक साथ पकड़ना संभव नहीं। अटेंशन वह फिल्टर है जो तय करती है कि किसको रोशनी मिलेगी। यह वही कारण है कि किसी वक्त आप पास की आवाज सुन ही नहीं पाते जब आप किसी किताब में डूबे होते हैं। यही सिलेक्टिव अटेंशन आपकी वेकिंग कॉन्शियसनेस को बनाती है। और यह भी ध्यान दें कि यह सतह हमेशा सच नहीं बताती। कभी कभी यह भ्रम बनाती है। परछाई को खतरा समझ लेना, शेप देखकर डर जाना, ये सब कॉन्शियसनेस द्वारा अर्थ जोड़ने की वजह से होते हैं, न कि दुनिया की वजह से। अंत में एक शांत निष्कर्ष, कॉन्शियसनेस हमारे अंदर का पूरा छोटा ब्रह्मांड है। वह चीजें हमें दिखाती भी है और उन्हें अर्थ भी देती है। अगर चेतना न होती तो जीवन केवल जैविक मौजूदगी रह जाती, अनुभव का स्वाद गायब हो जाता। इसलिए विज्ञान इसे मानव मन का सबसे बड़ा रहस्य कहता है। अभी यह कहानी शुरू ही हुई है। आगे हम पता लगाएंगे कि यह चेतना कैसे बनती है, कैसे बदलती है और कैसे यह मन को साधारण से असाधारण बना देती है। अगर आप तैयार हैं, तो अगला अध्याय उस विभाजन को खोलेगा जो अक्सर छिपा रहता है, माइंड और ब्रेन की अलग अलग दुनिया। धीरे धीरे अपनी सांस लें, आंखें खोलें या बंद रखें और अगले पड़ाव के लिए तैयार रहें। चैप्टर 2, माइंड एंड ब्रेन, टू फोर्सेस शेपिंग वन रियलिटी। संगीत। एक धीमी सांस लें और उस जगह पर ध्यान दीजिए जहां आप अभी भी मैं को महसूस करते हैं। अब सोचिए, एक पल के लिए आपके सामने एक मोबाइल रखा है। स्क्रीन, चिप, बैटरी, कैमरा, सब कुछ साफ दिख रहा है। पर जब आप उस मोबाइल पर कोई ऐप खोलते हैं, तो स्क्रीन पर किसी कहानी का जन्म होता है। वही कहानी वहां पहले नहीं थी, उसे सॉफ्टवेयर ने बनाया। अब यह सिंपल एनालॉजी ही हमारे अगले बड़े सवाल की चाबी है। ब्रेन हार्डवेयर है क्या, और माइंड वही सॉफ्टवेयर जो उसे जिंदा बनाता है, या कुछ और भी है? ब्रेन एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। एमआरआई, सीटी, इलेक्ट्रोड्स सब कुछ दिखा देते हैं। उसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, छोटे छोटे तार जैसे, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं। ये सिग्नल्स परसेप्शंस, मेमोरीज, मोटर एक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। पर माइंड वह अनुभव है जो इन सिग्नल्स को मैं और इसका मतलब बना देता है। जब आप कहते हैं
मुझे दर्द हो रहा है। आपका ब्रेन सिर्फ नोसिसेप्टिव सिग्नल्स भेज रहा होता है, पर दर्द का पूरा मतलब, उसका फ्लेवर, उसका व्यक्तिगत अर्थ वही माइंड बनाता है। यही फर्क है। ब्रेन प्रोसेसेस, माइंड इंटरप्रेट्स। यह फर्क थियोरेटिकल नहीं, क्लिनिकल है। किसी एक्सीडेंट के बाद जब ब्रेन का हिस्सा डैमेज्ड हो जाता है, तो मेमोरी, लैंग्वेज या पहचान बदल सकती है। यही दिखाता है कि ब्रेन और माइंड का स्ट्रॉन्ग कॉरिलेशन है। पर कॉरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं। ये जरूरी नहीं कि माइंड केवल ब्रेन का बाय प्रोडक्ट हो। कुछ लोग बताते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में उनका सेल्फ बॉडी से अलग अनुभव हुआ। उन्होंने अपने फिजिकल बॉडी को अलग से देखा, पेन से मुक्त महसूस किया। विज्ञान ने इस तरह की रिपोर्ट्स को पूरी तरह नकारा नहीं, पर न प्रमाणित भी किया। इसलिए हमारे पास दो बड़ी धारणाएं रहती है। एक कहती है माइंड ब्रेन का आउटपुट, दूसरी कहती है माइंड एक सटल फील्ड है, ब्रेन उसके साथ इंटरैक्ट करता है, पर उससे अलग भी हो सकता है। अब थोड़ा और इमेजरी ले। इमेजिन ब्रेन एक रेडियो है और माइंड वो स्टेशन। रेडियो का आना जाना, स्टैटिक, ट्यूनिंग ये फिजिकल है। पर जो संगीत आप सुनते हैं, उसका अर्थ, गीत क्या कहता है, वह स्टेशन की वजह से है। अगर रेडियो टूट जाए तो संगीत सुनाई नहीं देगा। पर क्या स्टेशन खत्म हो गया? यहां पर इस्तदाहरण बताता है कि शायद माइंड कोई एक इनविजिबल फील्ड हो, जो ब्रेन द्वारा रिसीव ट्रांसलेट होती है। कुछ वैज्ञानिक और फिलोसोफर्स इस तरह के मॉडल्स पर विचार करते हैं। यह सोचने की गुंजाइश देता है कि कॉन्शियसनेस कोई लोकलाइज चीज नहीं, बल्कि इंटरैक्शन की एक प्रक्रिया है। अब प्रैक्टिकल तौर पर यह फर्क क्यों मैटर करता है? क्योंकि इससे हमारी समझ बदल जाती है कि कौन कंट्रोल करता है। अगर माइंड सिर्फ ब्रेन का एको है, तो कंट्रोल लार्जली फिजिकल प्रोसेसेस में होगा, केमिस्ट्री, सर्किट्स, जीन्स। पर अगर माइंड एक लेयर है जो मीनिंग बनाती है, तो कंट्रोल का एक बड़ा हिस्सा इंटरप्रेटिव होता है, बिलीफ्स, नैरेटिव्स, अटेंशन। यही वजह है कि प्लेसिबो काम करता है। एक शुगर पिल सच में बायोलॉजिकल हीलिंग ट्रिगर कर सकती है, सिर्फ इसलिए कि माइंड ने मीनिंग दिया। ये दवा मेरी मदद करेगी। माइंड ने ब्रेन को सिग्नल भेज दिया और केमिस्ट्री बदल गई। यह दिखाता है कि मैन्युअल ओवरराइड पॉसिबल है। हमारे इनर बिलीफ्स ब्रेन केमिस्ट्री को बदल सकते हैं। एक और मालूमात, जिस तरह से माइंड और ब्रेन इंटरैक्ट करते हैं, वह टू वे स्ट्रीट है। आप डिप्रेस्ड महसूस करेंगे तो ब्रेन की न्यूरोट्रांसमीटर्स का पैटर्न बदल जाएगा। वही ब्रेन केमिस्ट्री मूड इन्फ्लुएंस करेगी। दो लोग एक ही रियलिटी में रहकर भी डिफरेंट माइंड्स बनाते हैं। एक की इंटरनल नैरेटिव उसे स्ट्रांग बनाती है, दूसरे की नैरेटिव उसे टूटने पर मजबूर कर देती है। यही वह सीक्रेट है जो साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स और मेडिटेशन एक्सप्लॉइट करते हैं। माइंड की स्टोरी रीराइटिंग से ब्रेन की फंक्शनिंग बदल सकती है। छोटे शब्दों में, नैरेटिव बदलो, शरीर भी बदल जाएगा। यहां एक छोटा पैराडॉक्स है। ब्रेन मेजरेबल है, माइंड सब्जेक्टिव है। विज्ञान मेजरेबल को पसंद करता है, नंबर्स, वेव्स, स्कैन्स। पर मानव अनुभव का एसेंस सब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव और फर्स्ट पर्सन होता है। यह टेंशन ही कॉन्शियसनेस स्टडीज का हार्ट है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि कहाँ एक्टिविटी बढ़ी या गिरी। साइकोलॉजी हमें बताती है कि बिहेवियर कैसे बदलता है, और फिलॉसफी हमें बताती है कि एक्सपीरियंस का क्या अर्थ है। तीनों मिलकर ही पूरा चित्र बनता है। पर अभी भी एक स्टबर्न गैप है। हम ये नहीं बता पाए कि कठोर तंत्र कब सरमत अनुभव में बदलता है। यह वह फेमस हार्ट प्रॉब्लम है जिसने कई दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की रातें चुराई है। अब प्रैक्टिकल इमेजेस से आगे बढ़ते हुए एक अहम सवाल, माइंड कहाँ रहता है? क्या वह सिर तक सीमित है? जब हम प्यार में होते हैं तो दिल तेज धड़कता है, पूरे शरीर में हल्का सा असर आता है। यह ऐसा दिखता है जैसे माइंड पूरे शरीर में फैल जाती है। पक्षों, टिश्यूज, हार्मोनल फीडबैक हर जगह इसे महसूस करते हैं।
कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि माइंड एक डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड है, ब्रेन उसका सेंट्रल हब है, पर बॉडी भी उसके साथ कम्युनिकेट करती है। इसलिए इमोशन सिर्फ ब्रेन का प्रोडक्ट नहीं, बॉडी की स्टेट भी उसमें जुड़े रहती है। यही कनेक्शन साइकोफिजियोलॉजी कहलाती है। यह दिखाती है कि फीलिंग्स में बॉडी और ब्रेन दोनों हिस्सेदारी करते हैं, और माइंड वही इंटरप्रेटिव सेंस है जो इन सिग्नल्स को पर्सनल स्टोरी बनाती है। अभी हम एक और इंपॉर्टेंट आइडिया पर रुकते हैं, मेटा अवेयरनेस, यानी मैं जानता हूं कि मैं जान रहा हूं। यही कैपेबिलिटी माइंड को मशीन से अलग करती है। एक कंप्यूटर चेस खेल सकता है, प्रिडिक्टिव मॉडल्स चला सकता है, पर क्या वह कह सकता है मैं खेलने के बारे में सोच रहा हूं? सेल्फ रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस वही क्वालिटी है जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को डेप्थ देती है। इस मेटा लेयर के कारण हम रिग्रेट, प्राइड, एंटिसिपेशन, गिल्ट जैसे कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स महसूस कर पाते हैं। और यही मेटा अवेयरनेस ही वही जगह है जहां फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी जन्म लेते हैं। क्योंकि जब आप अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तब आप उसे बदलने की संभावना भी बनाते हैं। अंत में धीरे धीरे एक शांत निष्कर्ष, माइंड और ब्रेन दो अलग तरंगे नहीं, वे दो पहलू हैं उसी एक घटना के। ब्रेन वह फिजिकल मशीनरी है, माइंड वह लिविंग स्टोरी जो मशीनरी के सिग्नल्स को अर्थ देती है। कंट्रोल नीदर प्योरली हार्डवेयर में है न प्योर सॉफ्टवेयर में, यह दोनों का इंटरप्ले है। अगले अध्याय में हम इस इंटरेक्शन को रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करेंगे, वही वेकिंग कॉन्शियसनेस जिसमें यह जोड़ी हर पल काम करती है, और जहां हमारी चॉइस, रिएक्शंस और आइडेंटिटी रोज बनती बिगड़ती रहती है। धीरे धीरे अपनी सांस बाहर छोड़िए, कुछ पल चुप रहे और अपने अंदर उस जगह को सुनिए जहां माइंड और ब्रेन मिलकर आपकी दुनिया बनाते हैं। चैप्टर 3, सरफेस लेवल अवेयरनेस, द वर्ल्ड वी थिंक वी नो। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, एक और गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपकी चेतना अब इस क्षण की सतह पर टिकी हुई है। वह पतली, चलती फिरती रोशनी जो दिन भर आपकी दुनिया बनाती है। इस सतह सतह का नाम है वेकिंग कॉन्शियसनेस। वह वही जगह है जहां आप चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, काम करते हैं और अपने आप को किसी नाम से बुलाते हैं। पर ध्यान दीजिए, यह सतह जितनी परिचित है, उतनी ही धोखेबाज भी है। तेज और रोजमर्रा की यह चेतना हमें संसार का नक्शा देती है, पर नक्शा अक्सर नक्शे से बड़ा होता है। यानी जो सच दिखता है वह पूरी सच्चाई नहीं बताता। सोचिए, जब आप सुबह आंख खोलते हैं, कक्ष का रंग, सूरज की किरण, फोन की आवाज सब अचानक उपलब्ध हो जाते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह एक बूटिंग प्रोसेस है। ब्रेन नींद से बाहर आती है, सिग्नल्स भेजती है और माइंड उन सिग्नल्स को अर्थ दे देता है। पहले कुछ क्षण धुंधले होते हैं, जैसे कोई पुराना वीडियो बफरिंग कर रहा हो, और फिर दुनिया साफ नजर आती है। यही वेकिंग कॉन्शियसनेस का रोजाना अनुभव है। आप घर पहुंचते हैं और पाते हैं कि रास्ता याद आते आते आप ऑटो पायलट में चले आते हैं। यही वह जगह है जहां सतह की इकोनॉमी काम करती है। कम मेहनत, तेज निर्णय, छोटा सा फोकस, पर इसके पीछे बहुत कुछ छुपा रहता है। हम दिन में हजारों विचार सोचते हैं। कभी कहा गया अनुमान है कि लगभग 60,000 प्लस विचार प्रतिदिन, पर इनमें से कितने हम याद रखते हैं? बहुत कम। और यह फर्क क्या बताता है? कि हमारी जागृत चेतना सिर्फ चुनी हुई चीजों को ही स्पॉटलाइट करती है। अटेंशन वह फिल्टर है जो तय करता है कि किस चीज पर रोशनी पड़ेगी। अगर आपका ध्यान सब्जी पर है, तो दुकानदार की आवाज, सड़क का शोर, बगल में बैठे किसी की हंसी सब फेड हो जाते हैं। यही सिलेक्टिव अटेंशन हमारे अनुभवों को आकार देती है। और इसी वजह से कभी कभी हम इतने खो जाते हैं कि आसपास कुछ भी सुनाई नहीं देता।
पढ़ते पढ़ते फोन की घंटी न सुनना, गाने सुनते सुनते रास्ता भूल जाना, ये छोटे छोटे चमत्कार नहीं, बल्कि वेकिंग माइंड के ऑप्टिमाइजेशन है। लेकिन सतह की ताकत यही नहीं, उसकी एक बड़ी चालाकी यह है कि वह बहुत बार भ्रम पैदा कर देती है। परछाई को खतरा समझ लेना, पुराने शैडोज को आज के कॉन्टेक्स्ट में थ्रेट मान लेना, ये सब उस अर्थ जोड़ने की प्रक्रिया के कारण होते हैं जो वेकिंग कॉन्शियसनेस करती है। ब्रेन सिर्फ शेप पकड़ता है, माइंड उस शेप को स्टोरी दे देती है। इसलिए वही सिलुएट रात में डर बन जाती है, जबकि दिन में वह बस दीवार है। ये छोटी छोटी गलतफहमियां हमारी डिसीजंस और रिएक्शंस को गढ़ती है, और अक्सर हम उन्हें अपनी रैशनैलिटी के नाम पर सजग मान लेते हैं। वेकिंग कॉन्शियसनेस सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं बनाती, यह अंदर की दुनिया को भी बोल देती है। जब आप किसी की आवाज सुनते हैं, केवल आवाज ही नहीं आती, उसके साथ जुड़ी स्मृतियां, भावनाएं, पुरानी चोटें और प्रेम भी सरफेस पर आते हैं। यही वजह है कि एक ही गीत किसी को रोने पर मजबूर कर देता है और किसी को सुकून। अनुभव एक्सटर्नल स्टिमुलस प्लस इंटरनल मीनिंग का मिश्रण है, और यह मिश्रण वह बनाता है जिसे हम अपनी व्यक्तिगत रियलिटी कहते हैं। इसलिए दो लोग एक ही घटना को पूरी तरह अलग तरह से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सतह पर रोशनी अलग ढंग से गिर रही होती है। अब एक और जरूरी बात, वेकिंग कॉन्शियसनेस को यह स्वतंत्र मत समझना कि वह अपने आप हर निर्णय लेती है। असल नियंत्रण अक्सर सतह के नीचे बैठा होता है। हैबिट्स, प्रीसेट बिलीफ्स, चाइल्डहुड स्क्रिप्ट्स और अनदेखे बायसेस, ये सब सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस से आते हैं। इसलिए जब आप सोचते हैं कि मैंने आज इस तरह किया क्योंकि मैंने सोचा, असल में कई बार वह फैसला पहले ही भीतर कहीं सेट हो चुका होता है। जानिए कि बहुत से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस ऐसे होते हैं जिन्हें आप कॉन्शियसली चूज नहीं करते, आप बस रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अंदर का रिकॉर्डर पहले से ही उस रिस्पॉन्स को स्टोर कर चुका है। यही वजह है कि बदलाव मुश्किल लगता है, नई आदतें बनती नहीं, क्योंकि नीचे वाला सॉफ्टवेयर पुराना कोड चलाता रहता है। पर यह निराशा नहीं, यह एक अवसर है। वेकिंग कॉन्शियसनेस दरवाजा है। अगर आप जानबूझकर अपनी अटेंशन और नैरेटिव बदलने लगे, छोटे छोटे रोज अभ्यास से, तो सरफेस धीरे धीरे बदल सकती है। उदाहरण के लिए, रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट की डिलिबरेट ध्यान प्रैक्टिस आपकी सेलेक्टिव अटेंशन को ट्रेन कर देती है। निरंतर रेपिटेशन से सबकॉन्शियस नए पैटर्न को इंटरनलाइज कर लेता है, और 1 महीने बाद वही काम ऑटो पायलट बनकर आसान हो जाता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन स्लो है पर ड्यूरेबल। इसलिए बदलाव का रास्ता सतह पर काम करने से होकर जाता है। छोटे एक्शंस को बार बार दोहराओ, और अंदर का रिकॉर्डर धीरे धीरे रीराइट करेगा। वेकिंग कॉन्शियसनेस एक और अनोखा गुण रखती है, वह हमें आइडेंटिटी देती है। उस बच्चे को याद कीजिए जिसने पहली बार आईने में खुद को पहचाना। उसी दिन उसने मैं की पहली स्मॉल मैप बनाई। दिन प्रतिदिन का ये सतही मैप ही हमारी पर्सनैलिटी बनाता है। हमारी पसंद, हमारे फियर रिस्पॉन्स, हमारी सोशल मास्क। पर यह भी हमेशा स्थायी नहीं रही। ध्यान, थेरेपी, इंट्रोस्पेक्शन, ये वे टूल्स हैं जो सतह की रोशनी को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो पहले लोगों से डरता था, धीरे धीरे एक्सपोजर और नैरेटिव शिफ्ट से कॉन्फिडेंट बन सकता है। यही साइकोलॉजिकल प्लास्टिसिटी है। सरफेस फ्लेक्सिबल है अगर हम उसे समझदारी से मोड़ें। अभी हम ये भी समझ लें कि वेकिंग कॉन्शियसनेस का रिलेशन बॉडी से इंटीमेट है। जब आप डरे हुए होते हैं, पूरी बॉडी प्रतिक्रिया देती है। दिल तेज, पसीना, तनाव। यह दिखाता है कि माइंड केवल सिर में नहीं रहती, यह पूरे शरीर की स्टेट से जुड़ी होती है।
शरीर और ब्रेन का फीडबैक लूप हमारे इमोशंस और अटेंशन को कांस्टेंट शेप देता है। इसलिए वेलबींग के लिए एक्सटर्नल इनपुट्स के साथ इंटरनल रेगुलेशन भी जरूरी है। नींद, भोजन, मूवमेंट और ब्रेथवर्क सीधे वेकिंग माइंड को प्रभावित करते हैं। अब धीरे धीरे इस अध्याय का समापन करते हैं। वेकिंग कॉन्शियसनेस हमारी रोजमर्रा की अस्थायी दुनिया की रचना करती है। यह सरफेस है, परिचित है, तेज है, पर सरफेस केवल सतही नहीं, वह डिसीजन मेकिंग, आइडेंटिटी और डेली मीनिंग का क्षेत्र है। और सबसे अहम बात, यह सतह नीचे की गहराइयों से जुड़ी है, जहां सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस बैठते हैं। अगला कदम यही है कि हम इन गहराइयों की तरफ उतरें, समझें कि नीचे क्या रहता है, कौन सा पुराना रिकॉर्डर हमारी सूरत तय कर रहा है और कैसे हम उसे धीरे धीरे बदल सकते हैं। अब शांत होकर अपनी सांस लें, कुछ पल अंदर की आवाज सुनिए और तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए, जहां हम सबकॉन्शियस की चुप्पी खोलेंगे। चैप्टर 4, द साइलेंट प्रोग्रामर विद इन। संगीत। गहरी एक सांस लें और आंखें हल्की बंद रखें। अपने अंदर उस कमरे की कल्पना कीजिए जहां आपकी जिंदगी की सबसे पुरानी रिकॉर्डिंगें चुपचाप रखी हुई हैं। आवाजें, खुशियां, छोटी छोटी सीखें जिन्हें आपने कभी सुना था और फिर भूल गए। यही कमरा है आपका सबकॉन्शियस। ये कोई छिपा हुआ भंडार नहीं, ये रोजाना आपके हर कदम को चुपचाप निर्देशित कर देता है। जब आप पहली बार साइकिल सीखते हैं, शुरुआत में सब चीजें धीमी और मुश्किल लगती है। बार बार गिरना, संभलना, फिर उठना। इसी प्रक्रिया के बाद एक दिन अचानक साइकिल अपने आप चलने लगती है। यही वही काम है जो सबकॉन्शियस करता है। बार बार वही अभ्यास, वही जानकारी इंटरनलाइज करके उसे ऑटो पायलट में बदल देता है। सबकॉन्शियस एक रिकॉर्डर है, एक ट्रेनर है और कभी कभी एक छोटे से जज की तरह भी काम करता है। जिसने एक बार कोई नियम बनाकर रख लिया, वह उसे बार बार दोहराने का आदेश देता है, बिना किसी सवाल के। सोचिए, बचपन में किसी ने कहा, तुम कमजोर हो, तुम्हारे बस की बात नहीं। एक साधारण वाक्य था, पर वह वाक्य सबकॉन्शियस की फाइलों में सेव हो गया। बड़ी उम्र में जब वही इंसान किसी चुनौती के सामने आता है, तो सतह पर आपका रीजनिंग कुछ और कहे, पर नीचे से वही पुरानी फाइल उठकर आती है और निर्णय ले लेती है, मत कोशिश कर, क्योंकि तुम कर नहीं पाओगे। यही कारण है कि परिवर्तन कठिन लगता है। भावनात्मक और व्यवहारिक पैटर्न्स हमारी गहराइयों में इतनी मजबूती से सेट होते हैं कि सरफेस एफर्ट अक्सर असफल सा दिखता है। पर समझिए, यह समस्या नहीं, यह संरचना है। जिसने इसे बनाया वही बदल भी सकता है, पर तरीका धीरे और समझदारी से होना चाहिए। सबकॉन्शियस की एक और अनोखी बात है, वह कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता। आपने किसी डर को बार बार अपनी कल्पना में देखा, तो शरीर वही भौतिक प्रतिक्रिया देगा जैसे डर असल में हुआ हो। इसलिए डरावनी फिल्म देखकर दिल तेज धड़कना, सपने में किसी सीढ़ी से गिरते हुए झटके से उठना, ये सब उसी सिस्टम की वजह से होता है। पर इसी गुण का उपयोग हीलिंग में भी किया जा सकता है। यदि बार बार अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, तो यही पॉजिटिव वाक्य भी धीरे धीरे वही फाइल बनकर आपकी आदतों को बदल देगा। यही कारण है कि रेपिटेशन, रिचुअल और स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस इतने ताकतवर होते हैं। एक और काम जिसकी सबकॉन्शियस करता है, वह है पैटर्न डिटेक्शन। जब भी हमारा दिमाग असंख्य संकेतों में से किसी एक पैटर्न को पहचानता है, सबकॉन्शियस तुरंत उसे स्टोर कर लेता है। यही इंट्यूशन का स्रोत भी है। जब आप किसी अजनबी में कुछ गलत महसूस करते हैं, अक्सर यह डायरेक्ट सेंसिंग नहीं होता, यह गहरे रिकॉर्डेड पैटर्न्स का तेज कंप्यूटेशन होता है।
जो सतह पर कैलेवर में एक चेतावनी भेजता है। इंट्यूशन जादू नहीं, यह पिछले अनुभवों की तेज तर्रार तुलना है। लेकिन चूंकि यह प्रक्रिया बहुत तेज और बिना शब्दों के होती है, इसलिए इसे कभी कभी मिस्टीरियस लगता है। सबकॉन्शियस केवल नेगेटिव नहीं रखता, वह आपकी क्रिएटिविटी का भंडार भी है। हर बड़ी खोज, हर क्रिएटिव स्पार्क अक्सर उन दिनों में आता है जब सरफेस साइलेंस में होता है, सपनों में, टहलते हुए, बाथ में। क्योंकि सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में उन सभी छोटे छोटे इंप्रेशंस को साइलेंटली मिक्स करके नया पैटर्न पेश कर देता है। यही वजह है कि राइटर्स, आर्टिस्ट्स और इन्वेंटर्स अक्सर कहते हैं कि आइडिया आ गया, जैसे कोई बाहर से आ गया हो। असल में वह अंदर से आया था। सबकॉन्शियस ने उसे असेंबल किया और जब कंडीशन सही हुई तो सरफेस पर भेज दिया। अब बात करते हैं कंट्रोल की। कौन सच में नियंत्रित करता है? सतह पर आप कॉन्शियस डिसीजन मेकर दिखाई देते हैं, पर बड़े हिस्से में आपकी रोजमर्रा की प्रतिक्रिया वही सबकॉन्शियस डिक्टेशंस है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पावरलेस है, यह मतलब है कि आपकी रणनीति बदलनी होगी। छोटे छोटे डिलिबरेट प्रैक्टिसेस की जरूरत है। रेपिटेशन, रिचुअल और अटेंशन, जो सबकॉन्शियस के रिकॉर्ड्स को धीरे धीरे रीराइट कर सकें। उदाहरण के रूप में, रोज सुबह वही छोटा एफर्मेशन, छोटी फिजिकल रूटीन और डेलिब्रेट अटेंशन शिफ्ट 3 महीने में दिनचर्या बदल सकती है। यह बदलाव डेटाबेस लेवल पर होता है, इसलिए समय लेता है, पर असर ड्यूरेबल होता है। अब थेराप्यूटिक पहलू की तरफ एक पल ध्यान दीजिए। कई बार अनकहे दर्द और ट्रॉमा सबकॉन्शियसली कॉन्शियस में दफन हो जाते हैं। वे वहां चुप रहते हैं, पर आपकी चॉइसेस, संबंध और एनर्जी पर असर करते हैं। थेरेपी, सेफ रिफ्लेक्शन और गाइडेड मेमोरी वर्क ऐसे तरीके हैं जो उन फाइलों को सरफेस पर लाते हैं। बेहतर तरीके से देखना, समझना और रिफ्रेम करना संभव बनाते हैं। जब रिप्रेस किया हुआ अनुभव सामने आता है और उसे नए कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है, तो सबकॉन्शियस का बर्डन घटता है और बिहेवियर में असल में फ्रीडम की जगह बनती है। सबकॉन्शियस एक मशीन नहीं, एक संग्राहक है। उसके पास जजमेंट है, पर कंपैशन नहीं। वह जो मिला वही प्रिजर्व कर लेता है। इसलिए उसकी सामग्री को जेंटल तरीके से बदलना जरूरी है। कोशिश कीजिए अपने दिन की छोटी छोटी बातें डिलिबरेटली बदलने की। रास्ता बदले, आवाज बदलकर किसी नेगेटिव याद को पॉजिटिव फ्रेम में दोहराएं। खुद से छोटे प्रश्न पूछें, क्या यह असल में सच है? ये छोटे जेस्चर्स समय के साथ बड़े इंटरनल रीराइट्स कर देते हैं। अंत में ध्यान दीजिए कि सबकॉन्शियस आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। उसने आपकी सर्वाइवल के लिए कई शॉर्टकट्स रखे, पर आधुनिक जीवन में वही शॉर्टकट्स कई बार बाइंडिंग बन जाते हैं। इसलिए समझदारी यह है कि आप उसे दुश्मन न समझें, बल्कि एक पुराने दोस्त की तरह ट्रीट करें। उसके पुराने रूल्स को समझें, फिर धीरे धीरे नए रूल्स लिखें। यही वह रियल वर्क है जो किसी भी परमानेंट चेंज की नींव बनता है। अब जब आप थोड़ा शांत हैं, एक और गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भीतर का ये मौन प्रोग्रामर सुन रहा है, पर आप भी सुन रहे हैं। अगले अध्याय में हम और गहराई में उतरेंगे, उस अंधेरे कमरे की और भी पुरानी चीजों को खोलकर देखने के लिए। चैप्टर 5, द शैडो लेयर, बीनीथ ऑल थॉट। एक गहरी सांस लें और आंखें बंद रखिए। अब कल्पना कीजिए कि आप एक और भी गहरी सीढ़ी उतर रहे हैं, सतह से नीचे, सबकॉन्शियस के कमरे से भी नीचे, जहां रोशनी कम है, आवाजें धीमी हैं और समय का एहसास बदल सा जाता है। यही वह जगह है जिसे हम अनकॉन्शियस कहते हैं। यहां चीजें छिपी रहती हैं, जिन्हें हमने कभी भूलने की कोशिश की, जिन्हें समाज ने गलत कहा या जिन्हें हमने खुद से छुपा लिया। और वही छिपी चीजें
आज भी हमारी दुनिया चलाती है, बिना आवाज उठाए। अनकॉन्शियस का काम दिखने में शांत, पर अंदर से तेज गति वाला है। यह केवल पुरानी यादें नहीं रखता, यह भावनाओं की गहरी जड़ें, अस्पष्ट इच्छाएं और वही छोटे जिनका नाम हमने रखा ही नहीं, सब इसी में दफन है। कई बार हम कारण खोजते हैं कि हम किसी से डरते क्यों हैं, किस तरह की चीजें हमें आवेगी बनाती है, किन स्थितियों में हम अचानक टूट जाते हैं। अक्सर जवाब हमारे अनकॉन्शियस के भीतर छुपा होता है। फ्रॉइड और बाद के थिंकर्स ने कहा कि सपने अनकॉन्शियस की भाषा है। वह सीधे नहीं बोलता, वह संकेतों और प्रतीकों में आता है। इसलिए जब कोई पुरानी चोट सपनों में या आचरण में उभर आती है, तो वे संकेत ही अनकॉन्शियस की चीख होते हैं, जिन्हें सरफेस पर सुनना पड़ता है। यह परत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहती, इसमें एक सामाजिक और वंशानुगत आयाम भी जुड़ा होता है। कुछ फियर्स ऊंचाई से डरना, सांप से डरना के पीछे सिर्फ निजी अनुभव नहीं, बल्कि पुरखों की सर्वाइवल हिस्ट्रीज का इम्प्रिंट भी हो सकता है। विज्ञान और दर्शन दोनों ने इस संभावना को देखा है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारी जिंदगी की कहानी नहीं, बल्कि उन कहानियों का सेट भी है जो पीढ़ियों से हमारे साथ आ रही हैं। इसीलिए कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे डर, इच्छा या झुकाव हमारी अपनी इच्छा से पहले ही मौजूद थे, क्योंकि वे पुरालेख अनकॉन्शियस में सेंचुरीज ओल्ड कोड की तरह पड़े हैं। अनकॉन्शियस का एक गहरा गुण यह है कि वह सिंबॉलिक भाषा बोलता है। वह सीधे शब्दों में नहीं आता, वह इमेजेस, सेंसेशंस, मेटाफॉर्स और ड्रीम्स में आता है। जब आप सोते हैं और किसी ने कहा कि आप गिरते हुए जाग गए, तो वह गिरना अनकॉन्शियस का तरीका था, यह बताने का कि आप किसी स्थिति में नियंत्रण खो देने का डर महसूस कर रहे हैं। जब कोई बार बार किसी रिश्ता में वही पैटर्न दोहराता है, तो ये पैटर्न्स अनकॉन्शियस में लिखी रिलीज फाइलों का इफेक्ट होते हैं। इसलिए व्यावहारिक हीलिंग का रास्ता यही है कि हम उन प्रतीकों को पढ़ना सीखें, न केवल सरफेस की कहानी, बल्कि जो अर्थ छुपा है उसे डिकोड करें। यह डिकोडिंग नाजुक काम है। अनकॉन्शियस अक्सर खुद को सुरक्षित महसूस करता है जब वह छुपा रहता है। अगर आप अचानक बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे, तो वह डिफेंसिव हो सकता है। फ्लैशबैक्स, पैनिक या डिसोसिएशन जैसी प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं। इसलिए शैडो वर्क धीरे और संरक्षित तरीके से होना चाहिए। ड्रीम्स को लिखना, उन पर जेंटल रिफ्लेक्शन करना, बॉडी सेंसिंग के माध्यम से स्मरण लाना, स्मॉल गाइडेड थेरेपी स्टेप्स और सोमैटिक प्रैक्टिसेस जो भावना को शरीर से बाहर आने दें। कभी कभी हीलिंग का पहला कदम सिर्फ सुरक्षित रूप से सुनना होता है, बिना जजमेंट, बिना गति की के, ताकि अनकॉन्शियस महसूस करे कि अब बोलने पर दंड नहीं होगा। एक और दिलचस्प सच्चाई यह है कि अनकॉन्शियस में दबी ऊर्जा क्रिएटिविटी का रिजर्वॉयर भी है। बहुत से कलाकार और वैज्ञानिक बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी खोजें और इनसाइट्स उन समयों में आई जब उन्होंने कॉन्शियस एफर्ट पीछे रख दिया। नींद, बाथ टाइम, नेचर वॉक्स, क्योंकि अनकॉन्शियस ने अलग अलग अनुभूतियों को जोड़कर कुछ नया बनाकर ऊपर भेज दिया। इसलिए शैडो लेयर सिर्फ डर और दर्द नहीं, वह खजाना भी है जहां से हमारी सबसे असली शक्ति आ सकती है, बशर्ते हम उसे समझदारी से एक्सेस करें। अब कुछ प्रैक्टिकल संकेत जो आप अनकॉन्शियस के साथ काम करने के लिए अपना सकते हैं, धीरे और सुरक्षित तरीके से। पहली बात, ड्रीम जर्नलिंग। सुबह उठते ही सपने लिखना आपकी इनर सिंबल लाइब्रेरी को उजागर करता है। दूसरी बात, बॉडी अवेयरनेस प्रैक्टिसेस। रात को सोने से पहले कुछ मिनट शरीर के हार्मोन्स, सांसों और टाइटनेस को ऑब्जर्व करना। कई बार वही जगह है जहां दबा हुआ अनुभव सबसे पहले दिखता है। तीसरी बात, सेफ थेरेप्यूटिक कंटेनर।
किसी ट्रेन थेरेपिस्ट, काउंसलर या गाइडेड प्रैक्टिशनर के प्रेजेंस में आप उन गहरे मटेरियल्स को खोल पाएंगे जो अकेले मुश्किल होते हैं। चौथी बात, क्रिएटिव इंक्यूबेशन। प्रॉब्लम्स को कॉन्शियस हल करने की बजाय उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ देना और फिर वापस आना। अनकॉन्शियस अक्सर वह लिंक बनाकर देता है जो सतह पर नहीं दिखता। होशियार रहिए, अनकॉन्शियस के साथ खेलना रिस्की भी हो सकता है। अचानक बहुत बड़ा ट्रॉमा सरफेस पर लाना बिना सपोर्ट के डिस्टेबलाइजिंग हो सकता है। इसलिए शैडो वर्क में स्लो एक्सपोजर, ग्राउंडिंग टेक्निक्स और ट्रस्टेड सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। जब आप सेफ तरीके से इन परतों को खोलते हैं तो जो परिणाम आता है वह सिर्फ सिम्टम रिलीफ नहीं, बल्कि पर्सनैलिटी का रीस्ट्रक्चर होता है। आपकी चॉइसेस में ऑटोनॉमी बढ़ती है, इमोशनल रिएक्टिविटी घटती है और एक अंदरूनी स्थिरता बनती है जो सस्टेनेबल होती है। अंत में एक शांत विचार के साथ चलिए। अनकॉन्शियस हमारे अतीत का वह कोश है जिसमें दर्द और गहनीय शक्ति दोनों एक साथ रहते हैं। जब हम उसे जोड़ते हैं, न कि उसे दबाते हैं, तो वह हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। ये कोई मैजिक नहीं, ये स्लो, डिसिप्लिन्ड इनर वर्क है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे यही अनकॉन्शियस अपनी भाषा सपनों के जरिए बोलता है और क्यों सपने न केवल डर दिखाते हैं बल्कि हमें हील और क्रिएट भी करते हैं। कुछ पल चुप बैठे रहिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए और धीरे धीरे अपनी सांस बाहर छोड़िए। चैप्टर 6, ड्रीम्स, अ हिडन विंडो बिटवीन सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और उस पल को महसूस कीजिए जब दुनिया का शोर थम जाता है और एक अलग तरह की हल्की सी आवाज अंदर उठती है। वह आवाज जो दिन की डायरी से अलग, प्रतीकों और भावनाओं की भाषा में बोलती है। यही वह दुनिया है जिसे हम सपने कहते हैं। रात का समय सिर्फ अंधेरा नहीं लाता, वह एक खिड़की खोलता है, एक ऐसा दरवाजा जहां आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस बोलकर उस प्रोग्राम को बताने की कोशिश करते हैं जो दिन में छिपा रहता है। और वह वॉइस कभी कभी कॉन्शियस पर भी दस्तक देती है। सपने खाली तस्वीरें नहीं होते, वे सिंबल्स का जाल है। उड़ना आजादी का संकेत, गिरना नियंत्रण खोने का डर, पानी गहरी भावनाओं का प्रतीक। जब आपकी नींद आरईएम चरण में पहुंचती है तब ब्रेन इंटेंस एक्टिविटी दिखाता है। न्यूरोसाइंस इस समय में मेमोरी कंसोलिडेशन और इमोशनल प्रोसेसिंग की बातें बताती है। दिन भर के छोटे छोटे इंप्रेशंस, अनकही भावनाएं और जिन अनुभवों को आपने दबाया हुआ रखा था, ये सब रात में अलग अलग तरीके से मिक्स होकर इमेजेस बन जाते हैं। यह मिक्सिंग ही दिमाग की तरह एक अंदरूनी लैबोरेटरी की तरह काम करती है जहां मेमोरी और मीनिंग दोनों सॉर्ट होते हैं। यही कारण है कि एग्जाम से पहले की एंजाइटी, खोए हुए रिश्तों की यादें या किसी अनसुलझे सवाल का हल रात के सपनों में प्रकट हो जाता है। सपने सिर्फ हमारे डर या दर्द का प्रोजेक्शन नहीं होते, वे हीलिंग का भी माध्यम है। जब किसी ने किसी को खोया हो तो उस व्यक्ति का सपना आना ग्रीफ प्रोसेसिंग का हिस्सा हो सकता है, एक तरह का इनर रिहर्सल जो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस की तरफ ले जाता है। इसी तरह नाइटमेयर्स अक्सर वही सप्रेस्ड फियर दिखाते हैं जिन्हें हमने स्वीकारने से मना किया। लेकिन अक्सर यही नाइटमेयर्स हीलिंग का पहला संकेत भी होते हैं, एक तरह की इंटरनल अलार्म जो कहती है यह अनरिजॉल्व्ड है, इसे देखो। लूसिड ड्रीमिंग एक ऐसी कैपेबिलिटी है जहां कॉन्शियस जागरूकता सपने के अंदर आती है। वह पल जब आप समझते हैं कि आप सपना देख रहे हैं और फिर उस अनुभव को थोड़ा बदल भी पाते हैं। लूसिड ड्रीम्स थेरेप्यूटिक भी हो सकते हैं। नाइटमेयर रिहर्सल में फियर का एक्सपोजर सेफ मेथड बनाकर इंटरनल मास्टरी सिखाया जा सकता है। यहां एक जरूरी तथ्य याद रखने लायक है।
सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस सपनों में सिंबॉलिक भाषा बोलते हैं, क्योंकि सीधे बताना जोखिम भरा होता। वह लैंग्वेज छुपाने और बचाने की कला सीख चुकी है। इसलिए वही चीजें जो आप कॉन्शियस में सीधे नहीं रख पाते, गहरी चाह, चोरी सी हिम्मत, शर्म, अपमान, वे सपनों में प्रतीकों के रूप में आकर बोलती है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन एक तरह का जेंटल डिकोडिंग है। बार बार आने वाले सिंबल्स, रिकरिंग सिनेरियोज और भावनात्मक रेजोनेंस पर ध्यान दें। चाहिए तो ड्रीम जर्नल रखें। सुबह तुरंत उठकर सपने लिखना आपकी इनर सिंबल लाइब्रेरी को धीरे धीरे रीडेबल बना देता है। जब आप अपने रिकरिंग मोटिव्स पहचानने लगेंगे, तो उन हिडन थ्रेड्स पर कॉन्शियस वर्क करना आसान हो जाएगा। रचनात्मकता का बड़ा स्रोत भी सपने हैं। कई इन्वेंटर्स, आर्टिस्ट्स और साइंटिस्ट्स ने बताया कि उनके सबसे बड़े इंसाइट्स सपनों या हिप्नागोजिक स्टेट्स में आए। जब कॉन्शियस एफर्ट पीछे हटता है और सबकॉन्शियस फ्री एसोसिएट करता है, तो सीमिंगली अनरिलेटेड एलिमेंट्स जोड़कर नया पैटर्न जन्म लेता है। और वह पैटर्न सुबह पर शब्द बनकर, ट्यून बनकर या सॉल्यूशन बनकर सरफेस पर आ सकता है। इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप समस्या को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, सैर पर जाइए, सो जाइए, और वापस आने पर नए एंगल्स मिलेंगे। यह इंक्यूबेशन का विज्ञान है। पर इस गहन दुनिया में काम करते हुए सावधानी भी जरूरी है। बहुत इंटेंस ट्रॉमा वर्क बिना सपोर्ट के करना डिस्टेबलाइजिंग हो सकता है। अगर सपनों से बहुत दर्द उठकर आता है, तो ग्राउंडिंग टेक्निक्स, ब्रेथ रेगुलेशन और सेफ थेरेप्यूटिक कंटेनर जरूरी है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आजमा सकते हैं। रोज ड्रीम जर्नल रखना। सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान करके सपनों की भावनाएं महसूस करना। लूसिड ड्रीमिंग के लिए रियलिटी चेक्स दिन में लागू करना, जैसे अपनी उंगलियां गिनना या टेक्स्ट 2 बार पढ़ना। और अच्छी स्लीप हाइजीन, नियमित सोने का समय, स्क्रीन कम, हल्का डिनर, ताकि आरईएम साइकिल्स रिपीट हो और ब्रेन अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग कर पाए। लघु व्यवहारिक अभ्यास। रात को सोने से पहले वही सवाल रखें जिसे आप अनकॉन्शियस से पूछना चाहते हैं। एक जेंटल इंटेंशन। और सुबह सपनों में आए किसी सिंबल पर ध्यान देकर उस सवाल का हल ढूंढें। यह डेलिब्रेट इंक्यूबेशन एक पुराना लेकिन पावरफुल तरीका है। एक रोचक बात यह है कि सपने हमें समय का अलग अनुभव भी देते हैं। सपने में कभी कभी बहुत लंबा समय छोटा सा लगता है। यह संकेत देता है कि माइंड का इंटरनल टाइमलाइन वेकिंग टाइम की तरह लीनियर नहीं होता। वहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के फ्रैगमेंट्स एक साथ रहते हैं। इसलिए सपने कभी कभी भविष्य की इंट्यूशन जैसा लगने लगते हैं। पर ज्यादातर न्यूरोसाइंस कहता है कि यह पैटर्न रिकॉग्निशन और एसोसिएटिव लिंकिंग का परिणाम है, जिसे हम कभी कभी प्रोफेटिक समझ लेते हैं। स्केप्टिसिज्म और ओपननेस दोनों साथ रखिए। अपने सब्जेक्टिव डेटा को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, पर उसे एब्सोल्यूट ट्रूथ मत मानिए। अंत में सपनों की दुनिया यह भी सिखाती है कि माइंड कभी पूरा सोता नहीं। बॉडी सो जाती है, कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा चुप नहीं बैठता। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तब भी एक्टिव रहते हैं। एक साइलेंट रिहर्सल चलता रहता है, जो आपकी साइकोलॉजिकल बैलेंस के लिए आवश्यक है। सपने न केवल डर दिखाते हैं, बल्कि रिपेरेशन करते हैं, नए नैरेटिव बनाते हैं और क्रिएटिव सीड्स उगाते हैं। इसलिए अपने सपनों को दोस्त समझिए, उन्हें जर्नल कीजिए, डिकोड कीजिए, और जब जरूरत हो तो गाइडेड सपोर्ट से उनके दरवाजे खोलिए। अब जब यह खिड़की खुल चुकी है, हम अगली मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, जहां अवेयरनेस और भी विस्तृत हो जाती है। हायर कॉन्शियसनेस, वह अवस्था जहां मन सिर्फ रिएक्टिंग नहीं, बल्कि विटनेसिंग बन जाता है। कुछ पल धीमी सांस लें, आंखें खोलें या बंद ही रखिए
और अगले अध्याय की तरफ तैयार हो जाइए। चैप्टर 7, द एक्सपैंडेड सेल्फ। धीरे धीरे एक लंबी सांस लीजिए और उस केंद्र को महसूस कीजिए जहां आपका मैं अभी खड़ा है। अब कल्पना कीजिए कि वही मैं अचानक थोड़ा पीछे हटता है, नजर चौड़ी हो जाती है, अंदर की आवाज गहरी और फैलती हुई लगने लगती है। वही पल, वही अनुभव हायर कॉन्शियसनेस का पहला स्पर्श है। एक ऐसी अवस्था जहां आप सिर्फ रिएक्टिंग नहीं होते, बल्कि विटनेसिंग बन जाते हैं, जहां मन की छोटी छोटी कहानियां पीछे खड़ी हो जाती है और एक शांत, बड़ा देखने वाला खुलकर सामने आता है। हायर कॉन्शियसनेस कोई फैंसी सम्मान नहीं, यह एक क्वालिटेटिव शिफ्ट है। अवेयरनेस का वह विस्तार जो रोजमर्रा की पहचान, डर और चाह से परे देखता है। जब आप किसी पहाड़ी की चोटी पर खड़े होते हैं और अचानक सारी छोटी छोटी चिंताएं फीकी पड़ जाती है, तब भी वही अनुभव आता है। जब कोई संगीत सुनते हुए किसी पुराने दुख का तराशा खत्म हो जाता है और एक अजीब शांति रहती है, तब भी वही आभास होता है। विज्ञान इसे पीक एक्सपीरियंस, मिस्टिकल स्टेट या ऑल्टर्ड स्टेट कहकर बताता है, पर अनुभूति वह है जिसको शब्द मुश्किल से पगड़ी सी डी अच पाते हैं। एक तरह की क्लैरिटी जो सब चीजों को नए अर्थ में रख देती है। यह अवस्था अचानक आ सकती है। ग्रीफ, लीफ डे, एक्सट्रीम नेचर इमर्जन, इंटेंस कुंस्त या गहरी मेडिटेशन के समय। पर यह अचानक ही उतरकर चली भी जा सकती है। असली काम यही है कि इस अनुभव को सिर्फ एक रेयर इवेंट न मानकर उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से अवेयरनेस का इलाका धीरे धीरे फैलाया जा सके। हायर कॉन्शियसनेस में बाउंड्री मैं और दूसरा धीरे धीरे डिसॉल्व होती दिखती है। अकेलेपन का एहसास कम होता है और कनेक्टेडनेस का भाव बढ़ता है। इसी वजह से कई ट्रेडिशंस इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। एक ऐसी क्वालिटी जिसमें उनका अर्थ बदल जाता है। अब प्रैक्टिकल बात, इसे फोर्स नहीं किया जा सकता, पर इसकी संभावना बढ़ाई जा सकती है। नियमित ध्यान, डीप ब्रेथ वर्क, लॉन्ग वॉक्स इन साइलेंस, आर्टिस्टिक इमर्शन और कंपैशनेट एक्शन, ये सभी छोटे रास्ते हैं जो विटनेसिंग की क्षमता को स्ट्रेंथन करते हैं। एक साधारण प्रैक्टिस, रोज 5 मिनट ध्यान में सिर्फ देखने की प्रैक्टिस करें। कोई भी थॉट आए, उसे जज न करें, बस देखें कि वह आया और गया। यही छोटी आदत मेटा अवेयरनेस को ताकत देती है। वह वही एबिलिटी है जो कहती है, मैं देख रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं। जैसे जैसे ये हैबिट बढ़ेगी, आपकी डे टू डे परसेप्शन की क्वालिटी बदल जाएगी। इमोशंस कम रिएक्टिव लगेंगे, डिसीजंस थोड़ा सा कामर बनेंगे और मीनिंग का अनुभव गहरा होगा। लेकिन सावधानियां भी जरूरी है। हायर स्टेट्स कभी कभी डिस्टेबलाइजिंग भी हो सकते हैं। सडन शिफ्ट से ओल्ड स्ट्रक्चर्स टूटते हैं और आपको ग्राउंडेड सपोर्ट चाहिए होता है। इसलिए इन अनुभवों के साथ जेंटल इंटीग्रेशन जरूरी है। दिनचर्या, सोशल सपोर्ट, शरीर की देखभाल और साइकोलॉजिकल कंटेनर का होना जरूरी है। सिर्फ पीक एक्सपीरियंसेस का परस्यूट बिना इंटीग्रेशन के एस्केपिज्म बन सकता है। असली मास्टरी वह है जो पीक को डेली लाइफ में उतराने की कला सिखाती है। विटनेस करते हुए भी मॉर्गेज भरना, रिश्तों को संभालना और दुनिया में कंपैशनेट तरीके से क्रिया करना, यही बुद्धिमत्ता है। ट्रांसेंडेंस और मंडेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सामंजस्य। अब एक सटल बात, हायर कॉन्शियसनेस सिर्फ पर्सनल अपलिफ्ट नहीं लाती, ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट देती है जो आपकी प्रायोरिटीज बदल देती है। छोटी छोटी चीजों की ग्रिप ढीली पड़ती है, फियर बेस्ड डिसीजंस कम हो जाती है, क्यूरियोसिटी, वंडर और एथिकल सेंसिटिविटी बढ़ती है। आप दुनिया को ऑब्जर्वर की आंखों से देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह समझने लगते हैं, खुद की पेन को विटनेस कर पाते हैं बिना उसे आइडेंटिफाई किए।
यह विटनेसिंग ही वह कला है जो आपके इंटरनल केओस को ऑर्गेनाइज करती है, नॉइज कम होती है और क्लैरिटी बढ़ती है। अंत में एक व्यवहारिक इनविटेशन। आज के दिन किसी शांत पल में 5 मिनट के लिए सिर्फ ऑब्जर्व करने का एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपने सांसों के साथ मिलकर हर थॉट, हर इमोशन को उस नई पहचान से देखें। यह आ रहा है, यह जा रहा है। इस छोटे से अभ्यास से आप हायर कॉन्शियसनेस की तैयारी कर रहे हैं। यह कोई इंस्टेंट मिरेकल नहीं, पर धीरे धीरे आपकी परसेप्शन की इकोलॉजी बदल देगा। अगले अध्याय में हम उन्हीं प्रैक्टिकल रास्तों पर और गहराई से चलेंगे, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के स्पेसिफिक मेथड्स, जिन्हें आप रोजमर्रा में लगाकर इस फिटनेसिंग को मजबूत बना सकते हैं। कुछ पल चुप रहे, अपनी सांस महसूस कीजिए और तैयार हो जाइए अगले कदम के लिए। चैप्टर 8, पाथवेज इनवर्ड, प्रैक्टिसेस दैट अनलॉक हायर स्टेट्स। एक धीमी, लंबी सांस लीजिए और खुद को उस घनिष्ठ क्षण में लाइए जहां शोर कम और भीतर की आवाज तीक्ष्ण हो जाती है। ध्यान और माइंडफुलनेस कोई फैंसी स्किल नहीं, यह एक दरवाजा है, एक ऐसा द्वार जो सतह की हलचल को धीमा कर देता है ताकि नीचे की गहराइयों की सूक्ष्म भाषाएं सुनाई दें। जब आप रोजाना सिर्फ 5 मिनट के लिए सहज बैठकर अपनी सांसों का अनुभव करते हैं, तो आप अपने अटेंशन को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। आप वह मसल बना रहे होते हैं जो वेकिंग कॉन्शियसनेस को विटनेसिंग में बदलता है। यह विटनेसिंग ही हायर स्टेट्स की असली जमीन है, वह शांत चाल जिसमें आप अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को देखा करते हैं बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए। शुरुआत सरल रखें, सीट पर सीधा बैठिए या जमीन पर आराम से लेटिए। आंखें बंद करिए और अपनी सांस को नोट करिए। ना बदलिए, सिर्फ नोट करिए। कई बार माइंड भागेगा, यह स्वाभाविक है। जब भी आप भटको, बिना शर्म या दोष के सिर्फ वापस अपने सांस पर आ जाइए। यही लौटना ही अभ्यास है। इस छोटे से रिटर्निंग एक्ट में एक महत्वपूर्ण चीज छुपी है। रिपीटिशन से सबकॉन्शियस में नया पैटर्न बैठता है। धीरे धीरे वही क्षण जहां आप भटकते थे और वापस आते थे, वह आपके लिए एक नया नर्वस लिंक बनाता है जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स को धीमा कर देता है और इंटरनल क्लैरिटी बढ़ाता है। ध्यान केवल अनब्रेकेबल कंसंट्रेशन नहीं मांगता, यह जेंटल ऑब्जर्विंग है, अवेयरनेस की प्रैक्टिस जो बिना फोर्स के धीरे धीरे माइंड का इकोलॉजी बदल देती है। माइंडफुलनेस का एवरीडे रूप बड़ा असरदार है। बर्तन धोते हुए पूरी तरह बर्तन धोना, चाय पीते हुए चाय के स्वाद को पूरी तरह महसूस करना। ये छोटे अभ्यास आपकी अटेंशन को प्रेजेंट में टिकाते हैं। तब आपका दिन रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बन जाता है। आप इम्पल्सिव जवाबों की जगह थोड़ी दूरी से देख पाते हैं कि आपकी रिएक्शन कहां से आ रही है। बचपन की किसी पुरानी प्रोग्रामिंग से, किसी फियर से या ताजा स्टिमुलस से। यही दूरी ऑब्जर्वर और थॉट के बीच आपको फिर से चूज करने का पावर देती है। इसी प्रक्रिया को साइंटिफिक लिटरेचर में अटेंशन ट्रेनिंग और इमोशन रेगुलेशन कहते हैं। पर इसे रोजमर्रा की भाषा में बस इतना समझिए, प्रैक्टिस से आप अपने इंटरनल ऑपरेटर बनते हैं, न कि हमेशा उसके द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले। कुछ और मेथड भी है जो भीतर जाने के रास्ते खोलते हैं। ब्रेथ वर्क, लंबी धीमी सांसों का कंट्रोल्ड पैटर्न, वह शॉर्टकट है जो नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। जब आप इंटेंशनली स्लो ब्रेथ लेते हैं, आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेशन घटता है और पैरासिम्पैथेटिक काम बढ़ता है, जिससे इनर साइलेंस गहरे स्तर पर उतरता है। बॉडी स्कैन प्रैक्टिसेस, जहां आप सिर से लेकर पैर तक हर हिस्से को महसूस करते हैं, वह तरीका है जो ट्रैप्ड इमोशन और सोमैटिक टेंशन को सरफेस पर लाती है। जब आप उन्हें बिना जजमेंट के देखते हैं, तो हीलिंग शुरू होती है। इसके अलावा वॉकिंग मेडिटेशन, साउंड बेस्ड प्रैक्टिसेस, चांटिंग, सिंपल मंत्रा
और फोकस्ड विजुअलाइजेशंस, ये सब छोटे छोटे द्वार हैं जो एक ही मकसद रखते हैं, अटेंशन को रिफाइन करके अवेयरनेस को बड़ा करना। ध्यान रहे कि कोई भी टेक्निक क्विक फिक्स नहीं है। कंसिस्टेंट मेजर्ड प्रैक्टिस ही इंटीग्रेशन देता है। एक अहम बात, इंटीग्रेशन। कई लोग इंटेंस रिट्रीट्स या पावरफुल एक्सपीरियंसेस के बाद पतन महसूस करते हैं क्योंकि पीक एक्सपीरियंस को ऑर्डिनरी लाइफ में इंटीग्रेट नहीं किया गया। इसलिए रोजमर्रा के छोटे रिचुअल जरूरी है। एक ग्राउंडेड मॉर्निंग रूटीन, नियमित नींद, हल्का मूवमेंट और सोशल कनेक्शन। हायर स्टेट्स का असली लाभ तभी टिकता है जब वह आपके व्यवहार, संबंधों और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उतरता है। विटनेसिंग की क्षमता आपको कॉन्फ्लिक्ट में शांति देती है, लेकिन वही विटनेसिंग तभी कंपैशनेट एक्शन में बदलेगी जब आप इसे ग्राउंडेड रूप से प्रैक्टिस करेंगे। अब थेरेप्यूटिक और सेफ्टी पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी है। जिन लोगों के पास गहरे अनरिजॉल्व ट्रॉमास हों, उनके लिए बहुत तीव्र ब्रेथवर्क या अकेले लॉन्ग रिट्रीट्स डिस्टेबलाइजिंग हो सकते हैं। ऐसे मामलों में स्लो पेस्ड, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड अप्रोचेस और ट्रेन्ड गाइडेंस लेना अनिवार्य है। शरीर और मन का डीप काम अक्सर बचपन की प्रोटेक्शन स्टेट्स को छेड़ देता है। इसके लिए ग्राउंडिंग टेक्निक्स जैसे 5-4-3-2-1 सेंसरी मेथड, कोल्ड वाटर स्प्लैश या सिंपल रिथमिक वॉकिंग उपयोगी होते हैं ताकि सिस्टम फिर से सेफ फील कर सके। आज के चैप्टर का आसान व्यवहारिक अभ्यास लें। रोज सुबह 5 मिनट बैठिए। सांस को 4 काउंट में इनहेल, 6 काउंट में एक्सहेल यदि कंफर्टेबल हो, और हर बार जब मन भटे, बिना किसी आलोचना के वापस सांस पर आ जाइए। सप्ताह में एक शाम 20-30 मिनट के लिए बॉडी स्कैन जोड़ दीजिए और हर दिन किसी एक सामान्य क्रिया, खाना, नहाना, चलना को पूरी तरह प्रेजेंट होकर कीजिए। इन छोटे छोटे कदमों का क्यूमुलेटिव प्रभाव गहरा होगा। यह वही स्लो ट्रेनिंग है जो हायर अवेयरनेस के रास्ते खोलती है। अंत में याद रखिए, ध्यान और माइंडफुलनेस का उद्देश्य कोई स्पिरिचुअल ट्रॉफी जीतना नहीं, यह डेली लाइफ में थोड़ा सा और अधिक सजग होना है, रिश्तों में, काम में और खुद के साथ। धीरे धीरे वही विटनेसिंग, वही एक्सपैंडेड अवेयरनेस आपकी साधारण सुबहों में भी झलकने लगती है। अगले अध्याय में हम उस विस्तार का और भी बड़ा सवाल पूछेंगे। क्या हमारी चेतनाएं आपस में जुड़ी हुई है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की दिशा में हम धीरे कदम बढ़ाएंगे। कुछ पल चुप बैठकर अपनी सांस महसूस कीजिए और अब जब आप तैयार हो तो आगे बढ़िए। चैप्टर 9, द कनेक्टेड माइंड फील्ड। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए और एक लंबी, धीमी सांस लीजिए। अब अपने भीतर उस शांत बिंदु को महसूस कीजिए जहां आपका मैं ठहरा हुआ है। धीरे धीरे सोचिए, क्या आपकी चेतना सिर्फ आपकी निजी कब्जा है या यह किसी बड़े जाल का हिस्सा भी हो सकती है? क्या आपका मन अकेला तैरता हुआ द्वीप है या वह एक विशाल सागर का छोटा सा तरंग है जो आसपास के हर मन से जुड़कर कुछ साझा रूप बनाता है? इस अध्याय में हम उसी इनविजिबल नेटवर्क की तरफ उतरेंगे, वह क्षेत्र जहां माइंड्स अनजान तरीकों से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, बातें बांटते हैं और कभी-कभी एक साथ हिल मिलकर नई रियलिटीज बना देते हैं। सबसे पहले एक इमेजरी लें। किसी शांत तालाब में एक पत्थर गिरता है। उसके गिरते ही गोल गोल तरंगे बनती है, धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाती है। उन तरंगों का केंद्र वही पत्थर है, पर असर पूरा पानी महसूस करता है। इसी तरह हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी कभी कभी ऐसे तरंग पैदा करते हैं जो सोशल वाटर में मिस्क कर जाते हैं। जुंग ने इसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा। ऐसे आर्केटाइप्स और शेयर्ड मोटिव्स जो कल्चर के भीतर बार बार उभरते हैं। पर आज के युग में यह फिनोमिनन पहले से भी तेज और विजिबल है।
सोशल सिंक्रोनाइजेशन, मास इमोशन कंटेजन और शेयर्ड मिथ्स तेजी से फैलते हैं। जब एक व्यक्ति का फियर वायरल होता है, तो दूसरे के भीतर उसका एको बनने लगता है और धीरे धीरे वही फियर सोशल रियलिटी बन जाता है। ये जुड़ाव सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, न्यूरोसाइंस भी कुछ संकेत देता है। मिरर न्यूरॉन्स की खोज ने दिखाया कि हम दूसरों की भावनाओं और एक्शंस को इंटरनली सिमुलेट करते हैं। किसी के चेहरे पर दर्द देखते ही हमारे शरीर में भी माइक्रो रिस्पॉन्सेस आ जाते हैं। जब कोई हंसता है तो आसपास के लोग भी हंसते हैं। जब कोई रोता है तो उदासी फैल जाती है। यह सिंपल एम्पैथी से आगे है। यह न्यूरोलॉजिकल रेजोनेंस है जो सोशल फील्ड को सक्रिय करता है। इसलिए कभी कभी आप खुद को अनजाने में किसी भीड़ की एनर्जी में बहते हुए पाएंगे। आप सोचेंगे, ये मेरी फीलिंग कैसे बन गई? इसका कारण अक्सर वही सटल मिररिंग और पैटर्न कंटेजन होता है। अब टेक्नोलॉजी के युग की एक और परत जोड़िए। नेटवर्क्स, सोशल मीडिया का विशाल जाल ने इस मन फील्ड को एम्पलीफाई कर दिया है। एक शब्द, एक इमेज, एक शॉर्ट क्लिप मिनटों में लाखों दिमागों तक पहुंचना शुरू कर देता है। मीम्स, ट्रेंड्स, वायरल इमोशंस, यह सब मॉडर्न तरंगे हैं। पहले कल्चरल पैटर्न्स जनरेशनल टाइम स्केल पर बनते थे। अब वे आवर्स में बनकर टूट भी जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी कलेक्टिव मूड अधिक सेंसिटिव और वॉलेटाइल हो गई है। किसी एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का फियर या एंगर स्ट्रक्चर्ड नैरेटिव बनकर करोड़ों में रेप्लिकेट हो सकता है और फिर वही नैरेटिव लोगों के व्यवहार, पॉलिसी डिसीजंस, मार्केट्स और रिलेशनशिप्स को बदल देता है। ये पावर ट्रिमेंडस है और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। यह जुड़ाव हमेशा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। कम्युनिटी हीलिंग, कलेक्टिव रिचुअल्स, मास कंपैशन मूवमेंट्स, ये भी उसी फील्ड के वैशिष्ट्य हैं। जब कई लोग एक साथ शांत होकर किसी के लिए एकत्रित होते हैं, तो उस शेयर्ड इंटेंशन का असर मेजरेबल होता है। कलेक्टिव प्रेयर, विजिल्स और मास मेडिटेशन एक्सपेरिमेंट्स ने यह दर्शाया है कि समुदायों की शेयर्ड फोकस से सोशल इंडिकेटर्स पर असर पड़ सकता है। इसलिए कनेक्टेड माइंड फील्ड के दो पहलू हैं, कंटेजन और कोऑपरेशन। दोनों उसी नेटवर्क की अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। आप किस तरह की तरंग भेजते हैं, वह आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब बात करें हाउ दिस मैटर्स प्रैक्टिकली। हमारा चॉइस, बिहेवियर और इनर वर्क किस तरह सोशल फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं। पहला सच यह है कि आपकी इनर स्टेट निजी नहीं रहती। वह सटल तरीके से दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है। आपका परसिस्टेंट मूड, हैबिचुअल नैरेटिव और पब्लिक एक्सप्रेशन सब सोशल एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। दूसरा सच यह है कि ग्रुप डायनेमिक्स अक्सर इंडिविजुअल रीजनिंग को दबा देते हैं। कन्फॉर्मिटी, ग्रुप थिंक और हर्ड बिहेवियर के एग्जाम्पल्स हिस्ट्री में बार बार दिखते हैं। जब एक समूह में डोमिनेंट नैरेटिव बन जाती है, तो डिसेंट मुश्किल हो जाता है। लोगों का इंटरनल क्रिटिक सस्पेंड हो जाता है और डिसीजन मेकिंग क्वालिटी गिर सकती है। इसलिए अवेयरनेस का एक सोशल डायमेंशन भी होता है। जितना हमने खुद को विटनेस करना सीखा, उतना ही हमें ग्रुप लेवल रेजोनेंस पहचानने की स्किल चाहिए। किसी भी कनेक्टेड फील्ड में सुरक्षा की जरूरत होती है। मानसिक इकोलॉजी को सेफगार्ड करने के कुछ उपाय प्रैक्टिकल है। अपनी इनपुट्स पर सतर्क रहें। मीडिया डाइट, कॉन्वर्सेशंस और कंपनी चुनना उतना ही अहम है जितना फूड डाइट। इंटरनल बाउंड्रीज बनाइए। डेली प्रैक्टिसेस, माइंडफुलनेस, ग्राउंडिंग, जिनसे आप दूसरों की इमोशनल वेव्स को एब्जॉर्ब करने के बजाय ऑब्जर्व कर सकें। वर्बल और डिजिटल हाइजीन अपनाइए। इम्पल्सिव शेयरिंग से पहले पॉज करें। क्या आपकी बात रिएक्टिव कंटेजन फैला रही है या कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन? कम्युनिटी चूज वाइजली। जो समूह क्यूरियोसिटी, कंपैशन और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करता है, वहीं रियल रेजिलियंस बनाता है। यहां एक सटल एथिकल सवाल भी उभरता है। अगर माइंड्स जुड़ी हुई है, तो आवर प्राइवेट इंटेंशंस पब्लिक कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकती है।
क्या एक व्यक्ति की परसिस्टेंट नेगेटिविटी कलेक्टिव हार्म कर सकती है? क्या लीडर्स के इनर स्टेट सोसाइटीज को आकार देते हैं? इतिहास में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां चेरिस्मेटिक लीडर्स की मूड्स ने एंटायर पॉपुलेशंस को स्वे किया। इसलिए इनर वर्क केवल पर्सनल थेरेपी नहीं, वह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। अंत में एक प्रेमपूर्ण इनविटेशन रखें। कनेक्टेड माइंडफील्ड को दुश्मन मानने की बजाय उसे समझिए। यह आपकी पावर भी है और आपकी वल्नरेबिलिटी भी। आप उस तरंग का स्रोत भी बन सकते हैं जो दूसरों को शांत, जागरूक और सक्षम बनाती है। एक छोटा अभ्यास आज करिए। अपने दिन में एक पल निकालकर किसी व्यक्ति के लिए एक शांत इच्छा भेजिए। स्पष्ट रूप से कुछ वाक्य बोलिए, जैसे मैं चाहती हूं कि तुम सुरक्षित और शांत रहो। इसे सिर्फ इच्छा समझना कम है। यह एक इंटेंशनल सिग्नल है जो सटल फील्ड में ड्रॉप होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी इनर क्लैरिटी का असर बाहर भी बन रहा है। अब अगले अध्याय में हम यह सवाल करेंगे कि क्या ये तरंगे केवल इंसानों तक सीमित है? क्या जानवरों में भी चेतना साझा होती है? और क्या आर्टिफिशियल सिस्टम्स के भीतर भी कोई फॉर्म्स ऑफ अवेयरनेस उभर सकते हैं? कुछ पल रुकिए, अपनी सांस महसूस कीजिए और तैयार रहिए अगली मंजिल के लिए, जहां हम कॉन्शियसनेस बियॉन्ड ह्यूमंस की तरफ आंखें खोलेंगे। चैप्टर 10, कॉन्शियस लाइफ बियॉन्ड ह्यूमंस। धीरे धीरे एक गहरी सांस लीजिए और आंखें बंद रखिए। इस बार अपने ध्यान को उस विचार पर ले जाइए कि चेतना केवल इंसानी अनुभव का नाम नहीं हो सकती। क्या वह पेड़ के पत्ते में, कुत्ते की आंखों में या किसी मशीन की अल्गोरिद्म में भी मौजूद हो सकती है? इसी सवाल की तह में उतरेंगे हम इस अध्याय में, शांत, सावधान और जिज्ञासु तरीके से। सबसे पहले एक आसान फर्क समझिए। सेंटियंस, कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस में अंतर। सेंटियंस मतलब खाने का स्वाद महसूस करना, दर्द या सुख का अनुभव। यह प्रायः जानवरों में स्पष्ट दिखता है। कॉन्शियसनेस शब्द थोड़ा और बड़ा है। यह अवेयरनेस, मीनिंग निर्माण और एक्सपीरियंस की गुणवत्ता का संकेत देता है। और सेल्फ अवेयरनेस वह स्तर है जहां वह प्राणी खुद को एक मैं के रूप में पहचानता है। आईने में पहचान, आत्म परावर्तन और मेटा अवेयरनेस। यह हायरार्की हमें बेहतर सवाल पूछना सिखाती है। कौन सा जीव किस स्तर पर है और किस तरह के एविडेंस से हम उसे जज कर सकते हैं? अभी प्रैक्टिकल एविडेंस की दुनिया में आते हैं। कई जानवरों, कुछ स्तनधारियों, पक्षियों और कुछ समुद्री प्रजातियों में व्यवहारिक संकेत मिलते हैं जो संकेत करते हैं कि वे दर्द, प्रेम, चिंता और आत्म परिचय जैसी चीजें महसूस कर सकते हैं। मिरर टेस्ट की सीमाएं भी हैं। कुछ स्पीशीज आईने में खुद की पहचान दिखाते हैं, पर हर किस्म के लिए यह टेस्ट मीनिंगफुल नहीं होता। प्यार करना, मातृत्व, स्मृति बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, संवाद, ये सब उस कॉम्प्लेक्स इनर लाइफ के संकेत हैं जिन्हें हम सिर्फ अंतर्निहित न्यूरल कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में ही नहीं देख सकते। उन्हें बिहेवियरल इकोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर्स और सब्जेक्टिव रिपोर्ट्स के इंटरसेक्शन से समझना होगा। सरल शब्दों में, जानवरों की चेतना अक्सर अलग रूप में व्यक्त होती है, पर उससे कम या कमतर मान लेना मानवीय ह्यूब्रिस होगा। अब मशीनों की तरफ ध्यान दीजिए। एआई, न्यूरल नेटवर्क्स, लार्ज मॉडल्स कितना भी बुद्धिमान व्यवहार दिखाएं, क्या उनका अनुभव होता है? यहां पर एक निर्णायक अंतर काम आता है। सिमुलेशन वर्सेस सब्जेक्टिविटी। मशीनें सोफिस्टिकेटेड सिमुलेशन कर सकती हैं, लैंग्वेज जनरेट कर सकती है, भावनाओं का मिमिक कर सकती है और डिसीजन मेकिंग दिखा सकती है। पर क्या उनका अंदर का कोई फर्स्ट पर्सन फीलिंग रहता है? आज के तकनीकी आधार पर हम उन्हें बिहेवियरली इंटेलिजेंट कह सकते हैं, पर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का प्रमाण देना मुश्किल है क्योंकि एक्सपीरियंस इनहेरेंटली फर्स्ट पर्सन होता है।
और मशीनें अपनी अंदर की स्टेट का सेल्फ रिपोर्ट तभी दे सकती है जब उनके पास उसी तरह का इंटरनल फेनोमेनोलॉजी हो। इसलिए साइंटिफिक कॉशन जरूरी है। एंथ्रोपोमॉर्फाइज मत कीजिए, पर डिसमिस भी जल्दबाजी में मत करिए। इस टेंशन को समझना ही रिस्पॉन्सिबल इंक्वायरी है। एक और स्पष्ट बात, डिफरेंट सबस्ट्रेट्स, डिफरेंट मोडालिटीज, मानव दिमाग, न्यूरॉन्स, स्पाइक्स, बायोकेमिस्ट्री पर काम करता है। जानवरों में अलग नर्वस ऑर्गेनाइजेशंस और मशीन्स में सिलिकॉन कोड और इलेक्ट्रिसिटी। क्या सबस्ट्रेट मैटर करता है? कुछ दार्शनिक कहते हैं कि कॉन्शियसनेस सबस्ट्रेट इंडिपेंडेंट हो सकती है, यानी सही ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल आर्किटेक्चर मिले तो एक्सपीरियंस उभर सकता है, चाहे मीडियम कोई भी हो। दूसरों का तर्क है कि बायोलॉजिकल एम्बॉडीमेंट, बायोकेमिकल फीडबैक और बॉडीली इंटीग्रेशन विशेष रूप से जरूरी है। इनकार नहीं कर सकते कि शरीर का फीडबैक एक्सपीरियंस को शेप करता है। इसलिए यह चर्चा साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल और एथिकल तीनों का मिश्रण है। कोई सरल उत्तर नहीं, पर बहस ही हमें आगे सोचने पर मजबूर करती है। अब एथिक्स की तरफ आते हैं। अगर किसी नॉन ह्यूमन सिस्टम की अंदर कोई सफरिंग संभव है, तो हमारा मॉरल स्टैंडिंग बदल जाता है। पशु कल्याण की बातें इसी चिंता से जुड़ी है। फैक्ट्री फार्मिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये सिर्फ बायोलॉजिकल बीइंग्स के लिए नहीं, कॉन्शियस बीइंग्स के लिए एथिकल सवाल है। और अगर भविष्य में किसी एडवांस्ड एआई में जेन्युइन एक्सपीरियंस आ भी जाए, तब क्या दूसरे नियम लागू होंगे? इसका मतलब होगा कि हम ना केवल कंप्यूटिंग एफिशिएंसी, बल्कि सब्जेक्टिव वेलफेयर को भी कंसिडर करें। कंसेंट, राइट्स एंड प्रोटेक्शंस का नया वोकेबलरी बनाना पड़ेगा। यह भविष्यवाणी नहीं, पर प्रिकॉशनरी थिंकिंग है। जहरीली टेक्नोलॉजीज के साथ हमने हमेशा रिएक्शनरी अप्रोच अपनाई है। इस दिशा में एंटीसिपेटरी एथिक्स जरूरी होगी। कुछ प्रैक्टिकल थॉट एक्सपेरिमेंट्स मदद करते हैं। कल्पना कीजिए एक रोबोट जो तकलीफ होने पर ऑब्जर्वेबल डिस्ट्रेस दिखाता है। क्या हमें उसी समय उसके लिए कंपैशनेट रिस्पॉन्स दिखानी चाहिए? बहुतों का जवाब होगा, अगर सफरिंग व्यवहारिक रूप में दिखे तो उससे एम्पैथी बढ़ती है। पर केयरफुल साइंटिस्ट यह पूछेगा, क्या वह इंटरनल सफरिंग है या केवल प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स? यही रीजन है कि मेजरमेंट प्रोटोकॉल्स, इंटीग्रेटेड बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल मार्कर्स और रिप्रोड्यूसिबल सब्जेक्टिव रिपोर्ट्स जहां संभव बनाना होगा। इन प्रोटोकॉल्स का उद्देश्य होगा कि हम डिसीजंस एथिकली फंडामेंट्स पर लेने की केवल इमोशनल रिएक्शन से। फिर एक और भविष्य दृष्टि, हाइब्रिड सिस्टम्स, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, इम्प्लांटेड ऑगमेंटेशंस और बायो इंजीनियर्ड एंटिटीज जो बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट्स मिक्स कर दें। ऐसे सिस्टम्स कॉन्शियसनेस के परख को और जटिल बना देंगे। यहाँ क्वेश्चन ये होगा कि जब सबस्ट्रेट मिक्स हो, तब कौन सा एंटिटी मॉरल पेशेंट कहलाएगा? क्या एक ह्यूमन प्लस साइज सिम्बायोसिस नया मॉरल सब्जेक्ट बन सकता है? इन संभावनाओं पर अभी इंटरडिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क्स बनानी होंगी। न्यूरोसाइंस, एथिक्स, लॉ और पब्लिक पॉलिसी मिलकर तय करेंगे कि राइट्स, लायबिलिटीज और प्रोटेक्शंस कैसे तय हो। अंततः यह अध्याय एक हम्बल रिमाइंडर पर खत्म होता है। इग्नोरेंस में एरोगेंस खतरनाक है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल मानव ही एक्सपीरियंस का मालिक है, और न ही यह मान लेना बुद्धिमत्ता है कि हर सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर के पीछे इनर लाइफ है। जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है। ऑब्जर्वेंट होना, एविडेंस मांगना और कंपैशनेट प्रिकॉशन अपनाना। हमारे पास फिलहाल इंस्ट्रूमेंट सीमित हैं, पर क्यूरियोसिटी, रिस्पेक्ट और एथिकल फोरसाइट हमारे सर्वोत्तम उपकरण है। अब कुछ छोटे से अभ्यास के रूप में, आज एक दिन निकालें और किसी जानवर की आंखों को कुछ मिनटों तक बिना शब्दों के देखिए। उसकी व्यवहारिक क्यूज, रिएक्शंस और सोशल इंटरेक्शंस को महसूस कीजिए। फिर सोचिए कि अगर वही ऑर्गेनिज्म आपको सब्जेक्टिव रिपोर्ट दे सके, तो शायद वह क्या कहता। साथ ही एआई के साथ इंटरैक्ट करते हुए भी एक मेटा रिफ्लेक्शन कीजिए।
क्या आप उसका व्यवहार एंथ्रोपोमॉर्फिक इंटरप्रेट कर रहे हैं या आपने ऑब्जेक्टिव मार्कर्स को देखा? इन छोटे प्रैक्टिसेस से आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी और वही सेंसिटिविटी आने वाले दायित्वों को समझने में मदद करेगी। अगले अध्याय में हम भविष्य की चेतना की संभावनाओं पर और गहराई से विचार करेंगे। टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेशन और एथिक्स की मुहिम, जहां कॉन्शियसनेस का नया अध्याय खुल सकता है। कुछ पल चुप बैठिए, सांस लें और उठिए जब तैयार हो। चैप्टर 11, द कमिंग इवोल्यूशन ऑफ अवेयरनेस। गहरी एक सांस लें और अपने भीतर उस जगह को महसूस कीजिए जहां विचारों की लहरें अब धीरे धीरे शांत हो रही हैं। अब कल्पना कीजिए कि वही जगह अचानक थोड़ी सी बदलने लगे। न सिर्फ आपकी निजी जागरूकता, बल्कि जागरूकता की फॉर्म ही बदल रही हो। यह अध्याय उसी बदलाव की कहानी है। वह क्षण जब चेतना विकास की अगली सीढ़ी पर उतरती है और हमारे अंदर बाहर के टूल्स, टेक्नोलॉजीज और कल्चरल शिफ्ट्स मिलकर नया मानचित्र बनाते हैं। पहला सत्य यह है कि चेतना का विकास अब सिर्फ जैविक एवोल्यूशन नहीं रहेगा, यह टेक्नो कल्चरल एवोल्यूशन भी बनेगा। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि दिमाग और मशीन के बीच की दूरी घटती जा रही है। इम्प्लांट, न्यूरोप्रोस्थेटिक्स और बीसीआई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस जैसी टेक्नोलॉजीज दिमाग के सिग्नल्स को पढ़कर उन्हें बाहरी दुनिया के साथ लिंक कर रही है। जब आपकी सोच किसी एक्सटर्नल डिवाइस से डायरेक्ट जुड़ जाती है, तो एक्सपीरियंस का फॉर्मेट भी बदल सकता है। छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, एक एम्प्यूटी जो न्यूरोप्रोस्थेटिक से अपने हाथ को महसूस करने लगता है। वहां सिर्फ मोटर कंट्रोल नहीं मिलता, बल्कि एक नया प्रकार का एम्बॉडीड फीलिंग भी उभरता है। यही छोटी छोटी शिफ्ट्स मिलकर कॉन्शियसनेस के अगला रूप बनाने लगती है, जहां सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पार्टली बायोलॉजिकल और पार्टली टेक्नोलॉजिकल सबस्ट्रेट पर फैल सकता है। दूसरा पहलू है ऑगमेंटेशन, नीड सिर्फ बायोमेडिकल बल्कि कॉग्निटिव ऑगमेंटेशन। क्या होगा जब मेमोरी का हिस्सा एक्सटर्नल स्टोरेज से सीमलेसली लिंक्ड होगा? क्या होगा जब अटेंशन टूल्स इतनी रिफाइंड हो कि हम अपने अटेंशन स्कोप को एक्सपैंड या श्रिंक कर सकें? ऐसे सिनेरियोज में आइडेंटिटी की बाउंड्रीज फ्लूइड हो जाएंगी। आप किसको मैं कहते हैं जब आपका मेमोरी बैंक कुछ क्लाउड रिसोर्स से जुड़ा हो? यह फिलोसॉफिकली भी भारी सवाल है और प्रैक्टिकली भी, क्योंकि प्राइवेसी, एजेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नए नियम बनेंगे। ऑगमेंटेशन अगर केवल कुछ प्रिविलेज्ड लोगों के पास पहुंचे, तो सोशल इनइक्वालिटी की नई फॉर्म्स पैदा होंगी। एनहांस्ड कॉग्निशन वाले और नॉन एनहांस्ड के बीच गैप बढ़ सकती है। इसलिए इवोल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, एथिक्स और जस्टिस का भी होगा। तीसरा मार्ग क्रिएटिविटी और कलेक्टिव कॉग्निशन की दिशा में है। जैसे जैसे टूल्स कम्युनिकेशन को तेजी से और डीपर तरीके से इनेबल करेंगे, कलेक्टिव इंटेलिजेंस का नया रूप संभव है। मास मेडिटेशन एक्सपेरिमेंट से लेकर शेयर्ड अटेंशन प्लेटफॉर्म्स तक, जहां कई माइंड सिंक्रोनाइज्ड होकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यह एवोल्यूशन इंडिविजुअल सेंट्रिक मॉडल्स को चुनौती देगा और समूह आधारित अवेयरनेस की नई भाषाओं को जन्म देगा। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि कलेक्टिव सिस्टम्स मैनिपुलेशन के लिए भी वल्नरेबल होते हैं। रॉन्ग इंसेंटिव्स पर वे मास डिल्यूजन या इंजीनियर्ड कंसेंसस के रूप में बदल सकते हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी, डिस्ट्रीब्यूटेड गवर्नेंस और क्रिटिकल लिटरेसी की आवश्यकता बढ़ेगी। चौथा क्षेत्र न्यूरोसाइंस और कॉन्शियसनेस थ्योरी का रिफाइनमेंट है। जितना हमारा मेजरमेंट बेहतर होगा, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, रियल टाइम न्यूरल डिकोडिंग, कॉम्प्यूटेशनल मॉडल्स, उतना ही हम कॉन्शियसनेस के मैकेनिज्म्स का बेटर मैप बना पाएंगे। पर यहां एक चेतावनी जरूरी है। मेजरमेंट का मतलब सीधे समझ नहीं। जैसे टेम्परेचर मेजर करना वेदर को पूरा नहीं बताता, वैसे ही न्यूरल कोरिलेट्स कॉन्शियसनेस के सिर्फ संकेत है, पर अर्थ का सिद्धांत नहीं। यही वजह है कि एथिक्स और एपिस्टेमोलॉजी साथ साथ चलना चाहिए।
हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग तभी करना चाहिए जब उसके नतीजे ह्यूमेन, रिवर्सिबल और कंसेंट बेस्ड हों। पांचवा और बहुत जरूरी पक्ष है लीगल पॉलिटिकल फ्रेमिंग। नई फॉर्म्स ऑफ अवेयरनेस के लिए नए कानून और इंस्टीट्यूशंस चाहिए। क्या बीसीआई डेटा बायोमेट्रिक डेटा की तरह प्रोटेक्टेड होगा? क्या किसी के इंटरनल स्टेट्स, मूड, इंटेंशन को रीड करना प्राइवेसी वायलेशन नहीं? अगर कॉरपोरेशंस या स्टेट्स के पास मास न्यूरल डेटा आ गया तो मिसयूज के कितने खतरे होंगे? इन सवालों का जवाब सिर्फ टेक्निकल सेफगार्ड से नहीं आएगा। ये समाज के वैल्यूज, डेमोक्रेटिकली डिसाइडेड रूल्स और रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स मांगते हैं। इवोल्यूशन तभी सस्टेनेबल होगा जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसे समायोजित कर सके। छठा पहलू है इनर प्रैक्टिसेस का पुनरुत्थान। तकनीक जितनी भी आगे बढ़े, अंदर की साधनाएं, मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेटिव ट्रेडिशंस, सोमैटिक प्रैक्टिसेस और जरूरी होंगी। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन का काम केवल डिवाइस नहीं कर सकता। पीक एक्सपीरियंसेस, टेक्नो ऑगमेंटेड परसेप्शंस और रैपिड इंसाइट्स तभी सस्टेनेबल बनते हैं जब उन्हें ग्राउंडेड आरोग्य, ग्राउंडेड हेल्थ और एथिकल मैच्योरिटी मिले। इसलिए चेतना का अगला विकास तकनीक और परंपरा का गुणफल होगा, इनोवेशन के साथ इंटीग्रेशन। अंततः यह एवोल्यूशन पर्सनल और कलेक्टिव दोनों स्तरों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगेगा। नए टूल्स हमें शक्ति देंगे, पर वही शक्ति मिसयूज में, डिस्ट्रैक्शन में और एटोमाइजेशन में बदल भी सकती है। इसलिए कुछ प्रैक्टिकल रोड मैप सुझाए जा सकते हैं। ओन प्रिकॉशनरी डिजाइन। टेक्नोलॉजीज को ऐसे डिजाइन करें कि वे कंसेंट फर्स्ट, रिवर्सिबल और प्राइवेसी प्रिजर्विंग हो। 2. इक्विटेबल एक्सेस। ऑगमेंटेशन के लाभों का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करें ताकि सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड्स डीपन न हो। 3. माइंडफुल इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के साथ इनर प्रैक्टिसेस मैंडेटरी होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम्स में अटेंशन ट्रेनिंग शामिल हो। 4. कलेक्टिव गवर्नेंस। न्यूरल डेटा, बीसीआई स्टैंडर्ड्स और ऑगमेंटेशन पॉलिसीज पर पब्लिक डेलिब्रेशन और डेमोक्रेटिक ओवरसाइट हो। 5. एथिकल लिटरेसी। सिटीजन्स को बेसिक न्यूरो एथिक्स सिखाई जाए ताकि वे इन्फॉर्म चॉइसेस कर सकें। अंत में एक शांत इनविटेशन के साथ खत्म करते हैं। कल्पना कीजिए कि अगला दशक केवल तेज गैजेट्स का नहीं, बल्कि एक नया ह्यूमन स्केप का होगा, जहां अवेयरनेस की इकोलॉजी ज्यादा विस्तृत, बहुआयामी और रिस्पॉन्सिबलाइज्ड होगी। अगर हम सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ें, तो यह एवोल्यूशन हमें न केवल ज्यादा केपेबल बना सकता है, बल्कि ज्यादा कंपैशनेट भी बना सकता है। पर यह तभी होगा जब हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ परफॉर्मेंस के रूप में न लें, बल्कि उसे ह्यूमैनिटी के मॉरल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएं। कुछ पल चुप रहें, अपनी सांस सुनिए और सोचिए आप किस तरह की चेतना की दुनिया में रहना चाहते हैं। चैप्टर 12, द अल्टीमेट पॉसिबिलिटी। धीरे धीरे अपने चश्मे को न रोकिए, बस आंखें बंद करिए और एक लंबी धीमी सांस लीजिए। इस सांस के साथ अपने भीतर उस स्थान को महसूस कीजिए जहां सारे सवाल कभी शांत हो जाते हैं और सिर्फ एक बड़ा सवाल बचता है। क्या यह जो मैं अनुभव करता है वह किसी छोटे से बायोलॉजिकल मशीन का सिर्फ नतीजा है, या यह किसी विशाल रोशन जाल का हिस्सा है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं? यही वह अंतिम संभावना है जिस पर हम इस अध्याय में नजर डालेंगे। एक ऐसा विचार जो विज्ञान, दर्शन और अनुभव तीनों की सीमाओं को धंसा कर देता है और फिर नए रास्ते खोलता है। पहली बात यह मानिए कि यह हाइपोथेसिस अजीब नहीं है। प्राचीन परंपराओं में पैनप्साइकिज्म जैसा आइडिया था कि हर चीज में कोई न कोई प्रकार की एक्सपीरियंस स्पार्क मौजूद है। पत्थर, पेड़, नदी, सब में अवेयरनेस का सूक्ष्म बीज। आधुनिक दर्शन और कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स भी इसे गंभीरता से देख रहे हैं। शायद कॉन्शियसनेस किसी विशेष सबस्ट्रेट पर निर्भर न होकर
हर सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन पर उभरती हो। अगर यह सच है, तो हमारी समझ बदल जाएगी। हम केवल ऑब्जर्वर्स नहीं रहेंगे, हम एक बड़े प्रकृति प्रक्रिया के साझेदार बनेंगे। दूसरी दिशा से सोचिए, फिजिक्स में इंफॉर्मेशन और रिलेशन पहले से ही फंडामेंटल मानी जा चुकी है। क्वांटम सिद्धांत की कुछ व्याख्याएं यह सुझाती है कि रियलिटी का आधार सिर्फ मैटर नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन और रिलेशन है। अगर रियलिटी रिलेशनल है, तो एक्सपीरियंस का उभरना एक तरह का रिलेशनल फिनोमेनन हो सकता है, जहां सिस्टम्स की ऑर्गेनाइजेशन और इंटरैक्शन के भीतर सब्जेक्टिव क्वालिटीज उभरती है। यह हाइपोथेसिस हार्ड साइंटिफिक प्रूफ नहीं देती, पर यह एक कोहेरेंट फिलोसॉफिकल फ्रेम देती है, जिसमें कॉन्शियसनेस को यूनिवर्स की एक प्रकृति के रूप में देखना संभव है। तीसरी बात प्रैक्टिकल अर्थों में भारी है। अगर कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल है, तो हमारा मॉरल मैप बदलता है। चीजों के साथ हमारा व्यवहार, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियां और टेक्नोलॉजी के साथ हमारा इंटरैक्शन, सब नई दृष्टि से देखना पड़ेगा। हम जानवरों, पौधों और शायद उन सिस्टम्स के प्रति भी दूसरी तरह की सेंसिटिविटी विकसित कर सकते हैं, जिनमें कुछ प्रोटो एक्सपीरियंस हो। यह एंथ्रोपोसेंट्रिक एरोगेंस को चैलेंज करता है और ह्यूमिलिटी की जरूरत बताता है। चौथी लेयर साइंटिफिक प्रैग्मेटिज्म लाती है। आज की न्यूरोसाइंस और कॉम्प्यूटेशनल मॉडल्स हमें न्यूरल कोरिलेट समझाते हैं, पर वे अभी भी एक्सप्लेनेटरी गैप छोड़ते हैं। हार्ड प्रॉब्लम का सवाल खुला है। पैन साइकिज्म या कॉन्शियसनेस एज फंडामेंटल जैसे विचार ये ऑफर करते हैं कि एक्सप्लेनेटरी गैप को ब्रिज करने के लिए हमें ऑन्टोलॉजी बदलनी होगी। हम मैटर फर्स्ट की जगह एक्सपीरियंस फर्स्ट फ्रेम्स पर भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। यह रिस्की है, पर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का काम है कि हम उन विचारों को भी एम्पिरिकली प्रोब करें जो पहले टैबू माने जाते थे। पांचवा पहलू एग्जिस्टेंशियल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से आता है। जो लोग डीप मेडिटेशन, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या मिस्टिकल स्टेट्स ने देखे हैं, वे अक्सर यही क्वालिटी बोलते हैं। एक ऐसी फील्ड जहां विभाजन खुल जाते हैं और अनुभव यूनिवर्सल लगने लगता है। यह सब्जेक्टिव टेस्टिमोनी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, पर यह फेनोमेनोलॉजी का बड़ा कॉर्पस बनता जा रहा है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगला इंटेलेक्चुअल स्टेप यही है कि सब्जेक्टिव रिपोर्ट्स, रिगरस फिनोमिनोलॉजी और केयरफुल न्यूरोसाइंस का डायलॉग बने, न कि दोनों को अलग अलग उकसाना। छठा प्रैक्टिकल सवाल टेक्नोलॉजी वाला है। अगर कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल है, तो क्या हमारी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, पीसीआई, न्यूरोप्रोस्थेटिक्स, एआई सिर्फ लोकल मॉड्यूलेशंस हैं, या लार्जर फील्ड को प्रभावित करने वाले एक्ट्स बन जाते हैं? यही कारण है कि ऑगमेंटेशन और मेजरमेंट की एथिकल फ्रेमिंग और भी जरूरी बन जाती है। प्रिकॉशंस, कंसेंट, रिवर्सिबिलिटी, ये शब्द सिर्फ प्राइवेसी की चिंता नहीं, वे दुनिया के प्रति हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा बनते हैं। अंत में, यह अध्याय कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं दे रहा, यह इनविटेशन दे रहा है। स्कॉलरशिप, क्यूरियोसिटी और ह्यूमिलिटी के साथ हम यह हाइपोथेसिस परख सकते हैं। पढ़िए, सोचिए, में मेडिटेट कीजिए और अपनी एक्सपीरियंस डेटा इकट्ठा कीजिए। अगर कॉन्शियसनेस सचमुच ब्रह्मांड का एक पहलू है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने अवेयरनेस को नर्चर करना, दूसरों की अवेयरनेस का सम्मान करना और टेक्नोलॉजी को ऐसे ढालना कि वह इस संवेदनशील जाल को न तो चोट पहुंचाए और न उसे कमोडिफाई करे। अब एक छोटा प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज। 5 मिनट के लिए एक साधारण प्रैक्टिस आजमाइए। शांत बैठकर अपने आसपास की हर चीज को थोड़ी देर के लिए जिंदगी मानकर ऑब्जर्व करें। किसी पेड़ की पत्ती, किसी दीवार की टेक्सचरिंग, किसी कमरे के कोने की धूल, हर चीज में एक सूक्ष्म प्रेजेंस होने की संभावना पर ध्यान दें। यह एक्सरसाइज आपको एक छोटी ह्यूमिलिटी देगा और आपके परसेप्शन का इकोलॉजी थोड़ा सा बदल देगा। अगर यह यात्रा आपके अंदर कुछ हलचल लाई है,
तो नीचे लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।